लाखों ही लोग नीट की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो उस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं और व्हाइट कोट का सपना पूरा कर पाते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सच। उन्होंने बहुत ही अपडेटेड वे में उनकी प्रिपरेशन की और उनकी जो प्रिपरेशन थी उसको, उस प्रोसेस को इन्होंने एंजॉय किया। दैट्स व्हाई एज ए रिजल्ट आपके सामने डॉक्टर सच बैठे हुए हैं। हाय सर, लिमिटलेस विद देवेंद्र पॉडकास्ट आपका वेलकम करता है। ओके, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सच। वो जो 0.1% ऑडियंस नहीं जानती है सच को हमारे एरिया से, प्रतापगढ़ एरिया से, तो सच आप उनको इंट्रोड्यूस करें अपने बारे में जो आपको नहीं जानती है। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मेरा नाम सहज चरेड़ है। मैं अरनोद तहसील के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, मुंबई से। और करंटली आई एम डूइंग इंटर्नशिप फ्रॉम बीआईडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर एंड दैट्स ग्रेट। सो ये करंटली बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में, है ना। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ही है, जो इनको नहीं जानता है उनके लिए मैं एक बार वो बता देता हूँ। इनका नाम है डॉक्टर सच। ये मुंबई के रहने वाले हैं और ये उनके गांव के पहले डॉक्टर हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं और बहुत ही इनोवेटिव वे में इनके फादर और फैमिली वर्क करते हैं। थैंक यू। तो आपके लिए सच भाई, बचपन से डॉक्टर बनने का ड्रीम कैसे स्टार्ट हुआ आपका? एक स्टेप में रहा है। अच्छा। मैं बताऊं तो फर्स्टली जब छोटे थे तभी से एक छोटे बच्चे होते थे तो वो इंजेक्शन ढूंढ के लाते थे। और जैसे अपने केले का पेड़ होता है तो उसमें इंजेक्शन, पानी का इंजेक्शन लगाते थे उसमें। तो वहीं से एक शौक रहा है डॉक्टर बनने का और सब बचपन से मुझे डॉक्टर साहब बुलाते आए हैं। तो बाद में चल के मेरा एक वो ड्रीम में कन्वर्ट होने लगा। That's great। तो सरस्वती स्कूल था आपका, है ना? जब आप इनिशियल लेवल पे सरस्वती स्कूल में पढ़े से लेकर मेडिकल कॉलेज तक का सफर मेंटली कितना ट्रांसफॉर्म किया आपको? एक्चुअली जैसे एक नॉर्मल बच्चा जीता है अपनी लाइफ को, वैसे सारे फेजेस एंजॉय किए मैंने। अच्छा। बच्चा दौड़ता है, धूप में खेलता है, कोई प्रेशर नहीं रहता है बच्चे के पास। अपन 5th 8th 10th तक कोई प्रेशर नहीं रहता है। जैसे जैसे बच्चा 10th में आता जाता है वैसे वैसे बच्चे के ऊपर एक प्रेशर बिल्टअप होने लगता है कि मुझे कुछ करना है, आगे जाके मुझे कुछ बनना है। तो वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है और वैसे सेम मेरे साथ ही हुआ। वहीं से 10th के बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन आज की जनरेशन बहुत हाइपर एक्टिव है कि उनको 6th या 7th से ही उनको लगने लगता है कि यार मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे उस फील्ड में जाना है, तो रहता है। तो उससे माइंडसेट बहुत ही आज की जनरेशन का बहुत अपग्रेड हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया। जो ज्ञान जब मिलना चाहिए उससे पहले मिल रहा है, तो उनका माइंड और ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है। दैट्स ग्रेट। तो सरस्वती स्कूल में आप कब तक पढ़े, मतलब क्लास? From class 1 to class 3 Class I have 3 studied in Saraswati school. And then 4th class to 7th class I have studied in Gayatri Public School Chupna, and after that I have taken rest for 1 year and 8th में मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया है। फिर 9th और 10th मैंने अपने प्रतिष्ठित स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से किया। दैट्स ग्रेट। तो मॉडल स्कूल ने आपकी पर्सनैलिटी को कैसे चेंज किया? क्योंकि वहां से आपने भी देखा होगा कि मॉडल स्कूल में उस फेज में आए जब रियलिटी में एक इंसान को सही गाइडेंस, राइट टाइम पर जो गाइडेंस मिलना चाहिए, वो वहाँ मिला आपको मॉडल स्कूल में? यस, डेफिनेटली। मैं बता दूं आपके लिए कि मैं 8th क्लास तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। फिर 9th से अचानक में मैं इंग्लिश मीडियम में आया हूँ। अच्छा। तो 8th से 9th में काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश मीडियम में डायरेक्टली आना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैंने वहाँ से स्ट्रगल देखा और टाइम मैनेजमेंट सीखा मैंने। अच्छा। और एक क्या बोलते हैं उसको, मैंने बहुत स्ट्रगल फेस किया है मैंने। तो मॉडल स्कूल में आने के बाद एक मेरे लिए एक फैमिली जैसा था वहाँ पे। पूरा एनवायरनमेंट, सारे टीचर सपोर्टिव थे और पूरा एनवायरनमेंट मेरे लिए फेमिलियर था। तो मैं अपने गांव से आता जाता था और मेरे लगभग 2 घंटे इसी में ट्रांसपोर्ट में आने जाने में चला जाता।
तो मैंने वहाँ से सीखा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सो मॉडल स्कूल की बात करें अपन तो 8 से 9 क्लास में जब मैं आया तो मेरे लिए बहुत एकदम नया था, क्योंकि मैं 8 तक तो मैं सीधा मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा था। हाँ। और 9th में आते आते मेरे लिए पूरे वर्ड्स मेरे लिए डिफरेंट होने लगे, सारे वर्ड्स डिफरेंट होने लगे। तो मॉडल स्कूल्स के टीचर क्या करते थे कि वो बहुत सपोर्टिव टीचर्स थे, और उन्होंने मेरे लिए इंग्लिश एक इजी सब्जेक्ट बनाया, और उन्होंने मैथमेटिक्स में जैसे समांतर को पैरेलल बोलते हैं तो वैसे उन्होंने मीनिंग सिखाई। पहले फर्स्ट 1 साल मेरे को इसी में लग गया, और मेरा स्कोर बहुत लो रहा था 9th क्लास में इसी वजह से। और फिर जैसे 10th में आया तो मुझे पूरा इंग्लिश समझ में आने लगा था। अच्छा। फिर वहाँ से मुझे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, और मैं हाफ हिंदी हाफ इंग्लिश मैन बन गया वहाँ से। 100% भाई। तो वहां से मतलब आपको एक देखा जाए तो एक बटन की तरह भी देख सकते हैं कि राइट टाइम पे राइट बटन मिला, यस यस। है ना? क्योंकि कभी कभी बाहर पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है किसी पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो आपको अगर वो बाहर नहीं मिलता इंग्लिश वाला, तो आप आज मेडिकल कॉलेज में पूरा इंग्लिश ही होता है, यस यस। तो उसको और अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हिंदी मीडियम में होते तो यही है कि हर स्टूडेंट से मेरा तो यही रहता है अनुरोध कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, इसलिए जस्ट एंजॉय द वे, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। तो भाई ने भी प्रोसेस को एंजॉय किया, दैट्स वाई भाई आज हम सबके साथ बैठा हुआ है पॉडकास्ट पे, और बहुत ही इनोवेटिव वे में ये अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत सपोर्टिव नेचर है भाई का। बचपन से आप टॉपर टाइप स्टूडेंट थे या एवरेज? नहीं बता सकते, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि बाहर क्या क्या चल रहा है। एग्जैक्टली। ऐसा बोलते हैं कि अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है। हाँ, वो मतलब तो एक लिमिट वाला रहता है। सही अपन है। मान लेते हैं कि अपन सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम्म। बाहर के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम्म। तो एक्चुअली एक कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है। आप कंपटीशन से आगे बढ़ते हैं, आप कंपटीशन से कुछ नया करते हैं, आपके लिए कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। तो मेरे लिए ऐसे ही सेम एक कंपटीशन था मेरा, और वो कंपटीशन मार्क्स का था, हमारे मार्क्स। अच्छा। तो कौन ज़्यादा मार्क्स लाएगा, कौन कम मार्क्स लाएगा, तो वैसे एक लास्ट में रिजल्ट बन के आता था, फोर्थ का, 5th का, 6th का, 7th का। तो उसमें कौन सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आता है, तो वो एकदम वो लास्ट में जाके एक मोटिवेशन बन जाता था हमारे लिए। तो एक कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी है, और टॉपर्स मैटर नहीं करता है, टॉपर्स या एवरेज स्टूडेंट। अच्छा, मतलब आपने प्रोसेस एंजॉय किए। Yes. और आपको हर बार यूं लगा कि कुछ अपग्रेड कर सकते हैं, और जो भी मिस्टेक्स हुई उनसे सीखा, और कुल मिला के मतलब नेट रिजल्ट आपने अच्छा वर्क किया। Yes, yes. दैट्स वाई आप डॉक्टर बन पाए आज। दैट्स ग्रेट। तो आपकी लाइफ में जो टीचर्स हैं उनका क्या रोल रहा अभी तक, मतलब फर्स्ट टू टिल मेडिकल कॉलेज? देखो, एक अच्छे टीचर्स के बिना तो ये कल्पना किया जाना बहुत मुश्किल है। इवन कल्पना भी नहीं कर सकते अपन। Yes. तो टीचर्स का होना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं मॉडल स्कूल में गया तो मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। वहाँ पे उन्होंने बहुत वर्क किया, सारे स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत वर्क किया, और आज वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। जैसे हमारे अर्नो तहसील में एक छोटे गांव है जहाँ के स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ के लिए। तो टीचर्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं। दैट्स ग्रेट। तो मैं हमारे टीचर्स महेश जी सर का बोलूँ तो महेश जी सर स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में हमको मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। और वो टीचर्स इतने क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ही उनमें जुनून भरा हुआ था कि स्टूडेंट को जितना हो सके उतना मेरी तरफ से सपोर्ट करूं मैं। उतना जुनून था उनमें कि वो जब क्लास लेने आते थे तो कभी कभी अपनी चप्पल भूल जाते थे। हाँ, एग्जैक्टली। और बिना चप्पल के पढ़ाने आ जाते थे। तो ऐसा स्ट्रगल्स रहा है टीचर्स का, स्टूडेंट का। तो आज हम यहाँ पर इवन वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते थे। एक्स्ट्रा क्लासेस, यस। जब एक ऑर्डिनरी एक नॉर्मल टीचर होता है ना, वो सोचता है कि क्लास खत्म करके मेरे को जस्ट निकलना है, लेकिन महेश जी सर हो गए, गोपाल जी सर हो गए, और साइंस डिपार्टमेंट से विनोद जी सर हो गए, ये इनका मतलब यूं सीन अलग ही रहा कि ये चाहते थे कि स्टूडेंट को जितना हमारे पास है ना
उनको डिलीवर करें और एक अच्छे प्रोडक्ट के रूप में आज हम दोनों बैठे हुए हैं इस पॉडकास्ट पे, दोनों हम मॉडल स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि एक टीचर एक फैमिली की तरह स्टूडेंट को ट्रीट करता है और हर वे में चाहता है कि उसको सपोर्ट मिले, ऐसा कौन सी बात नहीं हो कि उसकी वजह से वो पीछे रह जाए। तो मॉडल स्कूल का बहुत ही अलग ही प्रभाव रहा हम दोनों पे। दैट्स ग्रेट। और जब आपने डिसीजन लिया मॉडल स्कूल में 10th तक आप पढ़े एंड भाई अपना सेकेंड टॉपर था मॉडल का 10th में, दैट्स ग्रेट, क्योंकि बहुत स्ट्रगल किया भाई ने उस टाइम, बहुत मेहनत की, हमने भी देखा इनका स्ट्रगल प्रोसेस और हमने भी सीखा बहुत ज़्यादा। तो जब आप 10th के बाद आपने कोचिंग ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, वो पॉइंट बताओ, क्योंकि उस पॉइंट पे बहुत सारे मैंने देखे हैं जो इवन अपने फ्रेंड्स भी थे, अगर उस पॉइंट पर अगर वो राइट डिसीजन ले पाते, आई थिंक मेरा भी एक वीक पॉइंट रहा, रिग्रेट पॉइंट है वो मेरा भी लाइफ का कि काश मैं भी Regret करता। तो कुछ देख नहीं रहा फिर भी, क्योंकि एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत मैटर करता है और वो डॉक्टर साहब ने लिया। तो आज इनका मतलब बहुत ही कम एज में ये जो अचीव करना चाहिए नॉर्मल एवरेज इंसान नहीं कर पाता, भाई ने किया। तो आप उनके बारे में बताइए कि आपको उस टाइम क्या दिमाग में चल रहा था कि 10th के बाद मेरे को कहाँ जाना है, या एक्चुअली फैमिली ने आपको बताया? पहले से बिल्डअप था कि मुझे नेट की प्रिपरेशन करनी है और मुझे बाहर जाना है और मुझे नेट की प्रिपरेशन करनी है, ये मेरे लिए क्लियर था। तो मुझे कहाँ से करनी है वो मेरे फैमिली के ऊपर था। तो जैसा कि आप जानते ही हैं गवर्नमेंट स्कूल से तो थोड़ा इतना जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और फैकल्टीज चेंज नहीं होती है। तो हमारा स्कूल भी ऐसा था कि 10th तक तो काफ़ी वहाँ पे हम पहले बेच थे, हमारे स्कूल के हम पहले बेच थे। तो हम 10th में थे तो हम 11th में आने वाले थे और 11th पे वहाँ कोई फैकल्टी नहीं थी, तो नहीं आएगी तो ऑब्वियसली हमारे लिए सब कुछ नया होगा। तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था इस बात पे, तो मैंने बाहर जाने का डिसीजन लिया और सेम घर वालों ने भी सपोर्ट किया, तो घर वालों ने भी बाहर भेजा मेरे को, CLCC करने गया। तो स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए इस बात पे कि लाइफ आपकी है, अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लोगे तो जो आप अचीव कर सकते थे, जो इन्वायरमेंट आपको मिल सकता था, उससे आप वंचित रह सकते हो अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले रहे हो। दैट्स वाई जब भी आपको लगे कि ये डिसीजन सही है तो उसको पूरी तरह से डिसीजन पे अपना काम करो और उसको फुलफिल करके उस ड्रीम को अचीव करने की कोशिश करो 100%, जैसा कि भाई ने किया। तो आज भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं इनकी लाइफ में, क्योंकि इनका डिसीजन पावर बहुत तगड़ा है। इवन मैं भी इनसे सीखा हूँ कि डिसीजन लो। दैट्स ग्रेट यार सर, दैट्स ग्रेट। तो CLC सीकर गए है ना आप, तो वहाँ का इन्वायरमेंट और अनुभव कैसा रहा? मेरे लिए तो CLC सीकर एक आइडियल कोचिंग थी। अच्छा। मैं शुरू में कोचिंग में गया तो पहले से नहीं था कि CLC में जाना है मेरे को, और जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो मेरे PG के ओनर ने बताया कि यहाँ पे सबसे अच्छी कोचिंग CLC सीकर है, तो उसी में पढ़ना चाहिए आपको। तो मैंने उसी में एडमिशन लिया। तो एक्चुअली वहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए वहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट है। CLC सीकर में रोज सुबह 7 बजे से क्लास होती है, 1 बजे तक चलती है वहाँ पे, और सुबह 6 बजे उठना पड़ता है वहाँ पे, और 7 बजे आपको क्लास अटेंड करनी होती है। उसके बाद आप 1 बजे जैसे ही क्लास ख़त्म होती है तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, और फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को फिर पढ़ने बैठते हैं। और 5 बजे 6 बजे CLC सीकर एकमात्र कोचिंग ऐसी है कि वहाँ पे हनुमान चालीसा और माँ अम्बे की आरती करवाई जाती है। तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी बिल्डअप होती है वहाँ पे, और एक पॉजिटिव वे मिलता है आपको और मोटिवेशन मिलता है। तो ये इन चक्कर में CLC सीकर थोड़ा अच्छा है। वहाँ अच्छा से मतलब आपका माइंडसेट चेंज हुआ कि स्टडी के साथ मेंटल बैलेंस भी जरूरी है। यस, इमोशनली, फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप माइंड से वीक हो गए, इमोशनली वीक हो गए, तो आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन तो हर जगह भरे होते हैं कोचिंगों में, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी अगर आपके साथ है तो आप उस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाओगे। ऑब्वियसली। दैट्स ग्रेट। तो आप वहाँ सीकर गए, वहाँ कंपटीशन देखकर आपको
डर लगा या फिर मोटिवेशन आया कि इतने कंपटीशन में मैं अपने आप को निखार पाऊंगा? क्या लगा आपको वहां जाकर? देखो, जैसे आप उस चीज में डाइव नहीं करते हो तब तक आपको पता नहीं चलता है कि आपके Exactly. साथ क्या होने वाला है और कैसा है, क्या नेचर है एग्जाम का, कितना हार्ड है, कितना इजी है। तो आप जैसे ही डाइव करते हैं तो आपको सब पता लगने लगता है। तो शुरू शुरू में सबको लगता है कि नीट इज़ वेरी टफ एग्जाम, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं नीट में एडमिशन लेने के बाद शुरू शुरू में बहुत डर लगा था, सब कुछ नया था। ऐसा ही सेम होता है जैसे अपन 9th क्लास से 10th क्लास में आते हैं, तो आपको लगता है कि 10th क्लास तो बोर्ड क्लास है, बहुत टफ होगी अपने लिए, और सब कुछ नया होता है वहाँ पर। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते रहते तो आपको सब कुछ समझ में आने लगता है और आपका मोटिवेशन बढ़ता है। तो वैसे सेम नीट में एडमिशन लेने के बाद एक अच्छा वहाँ पे कोचिंग मिली, अच्छा एनवायरनमेंट मिला, उसकी वजह से शुरू शुरू में तो डर लगा, फिर जैसे ही टेस्ट होने लगे तो टेस्ट में मार्क्स अच्छे आने लगे और वहाँ पे एनवायरनमेंट सूट होने लगा और कंसिस्टेंसी बड़ी बनती रही और फिर अच्छे टीचर्स मिल गए। तो एक पूरा आइडियल चीज़ हो गया था। इसकी वजह से धीरे धीरे वहाँ पे मोटिवेशन आने लगा। तो शुरू में फियर, उसके बाद मोटिवेशन। दैट्स ग्रेट। तो जैसा कि सच भाई आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट है जो 10th के बाद बाहर जाने का सोचता है, लेकिन उसको ये डर रहता है कि यार हॉस्टल लाइफ में मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो पहली बार गया तो उसको 100% है कि घर की याद भी आएगी, घर का खाने की भी याद आएगी, अपने लोगों की भी याद आएगी। तो वो कैसे आपने मैनेज किया वहां जाके? देखो, ये एक स्मॉल जर्नी है तो आपको हैंडल कर लेना चाहिए सब चीज़ें। आपके पास बहुत बड़ी लाइफ है, तो आप चाहो तो पूरी लाइफ घर पे रह सकते हो, या फिर पूरी लाइफ घर रह के आप कुछ भी नहीं कर सकते नहीं हो, कर सकते। और फिर आप 2 साल बाहर निकल जाओ, वहाँ पे कुछ अचीवमेंट ले लो, उसके बाद पूरी लाइफ घर पे रहो, मजे करो, सब करो। तो सेम चीज़ है कि आपको बर्डन लेना आना चाहिए, आपको स्ट्रेस लेना आना चाहिए, तो आप हैंडल कर सकते हैं उस चीज़ को। ने जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करो। Yes. उसका रोना मत Enjoy रो that कि यार process. मैं कोचिंग में आ गया हूँ तो घर का खाना नहीं मिल रहा है। भाई ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस को एंजॉय कर। क्या पता वो प्रोसेस अगर तू एंजॉय कर रहा है तो उसका रिजल्ट ऐसा मिल जाए कि लाइफ टाइम तो जो सोच रहा है, तेरे जो ड्रीम्स है, जो तू एम करता है, उस प्रोसेस के थ्रू इजीली मिल जाए तेरे को। Yes, yes, obviously. वो चीज़ है कि कुछ डर होता है, वो अच्छे के लिए भी होता है। अच्छे के लिए होता है। दैट्स ग्रेट। तो जैसे आपने नीट की प्रिपरेशन की सीएल से सीकर से, तो उस प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसे मोमेंट आएंगे, टफ मोमेंट आया होगा, उसको कैसे हैंडल किया आपने? और वो मोमेंट क्या था तब? समटाइम्स लो मार्क्स रह जाते थे तो एक डिमोटिवेटिंग फील होता था। अच्छा। तो कुछ नहीं, पढ़ाई करना भी इतना, पढ़ाई में लगे रहना ये भी एक स्टूडेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आपको खुद को टाइम देना चाहिए, खुद को समझना चाहिए तो आप उस टॉपिक को फिर दोबारा रिवाइज कर सकते हो। आपको एक वे मिल जाता है, आपके लो मार्क्स किस लिए आए, तो आपको एक कारण मिल जाएगा, आपको उसका वे मिल जाएगा, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। दैट्स ग्रेट। मतलब जो एक्चुअल बैटल होगी और वो एक बैटल ग्राउंड मिलेगा, जैसे नीट एक बैटल ग्राउंड हो गया अपना। Yes. तो लास्ट पेपर से पहले आप छोटी छोटी लड़ाई लड़ लो, उसमें हार भी जाओ, जीत भी जाओ, लेकिन कुल मिला के आप खेलो उस ग्राउंड में जाके। क्योंकि जब तक नहीं खेलोगे तब तक आपको पता नहीं कि इस प्रोसेस में जाएंगे, इस पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि जो भी एक क्वेश्चन होता है या फिर एक पेपर होता है, उसको अटेम्प्ट करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं। क्योंकि क्या पता किसका माइंड मेंटली कोई स्ट्रांग है, उसका बेस स्ट्रांग है, तो उस पेपर को अलग वे में हैंडल करेगा। लेकिन कोई जिसका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो उसको पेपर हार्ड भी लगेगा। तो बैटल होता है, उसको एक बार लड़ो। अपनों को मेन जो नीट का बैटल है ना, उसमें अच्छा करना है। उसमें अच्छा करना है। ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल सही है। आपको छोटे मोटे पेपर से कोई डरने की बात नहीं है, आपको इम्प्रूव करना है कि ये गलती की तो उससे सीख लो, अगली बार वो गलती नहीं होगी, तो आपकी नीट की जर्नी जस्ट स्मूथ हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा और आप मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो। जैसा कि देवेन बता रहा है कि आपको इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप पूरी नीट जर्नी में आप 250-300 पेपर देते हैं, इससे भी ज्यादा दे सकते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके। तो उसमें ऊपर नीचे कम ज्यादा चलता रहता है, लेकिन आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपका मेन पेपर होता है नीट यूजी।
तो आप उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहता है, अंत में तो यही मैटर करता है, अंत में वही मैटर करेगा, आपका रिजल्ट तो वही रिजल्ट ही बताएगा। बताता है कि आपने कितने तो मेहनत आपको उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो आज की जनरेशन, क्या पहले के लोग भी यही सोचते थे कि भाई रिजल्ट क्या है, अगर रिजल्ट सही नहीं आया तो वो ये सोचेगा कि यार इसने मेहनत नहीं की। लेकिन सच भाई, आपने ऐसे स्टूडेंट भी देखे होंगे जो लगे रहते हैं उनकी लाइफ में, है ना, Yes. नीट की प्रिपरेशन बहुत प्रो लेवल पे करते हैं, लेकिन लास्ट में रिजल्ट उनका खराब आ जाता है। तो उनको भी लोग एक गलत वे में देख लेते, क्या पता इन्होंने यार मेहनत ही नहीं की होगी, चिल किया होगा कोचिंग में जाके या फिर आउटसाइड जाके। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, वो इंसान अपना 100% देता है ना। इस लाइफ में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो चाह के अपनी लाइफ बर्बाद करेगा, क्योंकि उसको एक फेज मिल जाता है या फिर उसको समझ में ना आता जो सामने वाला समझाना चाह रहा है। दैट्स वाई वो उस लाइफ को स्पॉइल करता है। अदरवाइज तो कौन ऐसा प्राणी नहीं होगा इस अर्थ पे कि खुद को बर्बाद करे, वो कोई नहीं होता है भाई, क्योंकि सब अपना अपना सोचता ही है कि मेरे को अच्छा करना है मेरी लाइफ में, मैं जो सोचा है, जो ड्रीम देखा है वो मैं अचीव करूँ। तो जैसे भाई आपने प्रिपरेशन की तो 4-5 महीने हो जाते हैं ना प्रिपरेशन के, उसके बाद स्टडी का बर्डन आना शुरू हो जाता है। तो उस बर्डन को आपने कैसे मतलब हैंडल किया, इमोशनली और मेंटली दोनों को? मैंने बताया कि रोज सीएलसी में हनुमान चालीसा, अम्बे माँ की आरती होती थी और वहाँ पे मोटिवेशनल सेमिनार्स होते थे और जो अच्छा परफॉर्मेंस करता था उसको मेडल्स दिए जाते थे। तो वहाँ से मुझे थोड़ा मोटिवेशन फील होता था और एक रेस होती थी, तो उस रेस में शामिल होना बहुत अच्छा लगता था। तो दैट्स वाई वैसे कभी बर्डन फील होने नहीं दिया सीएलसी वालों ने। हाँ, दैट्स ग्रेट। तो वही है कि एक छोटे छोटे स्टेप पे अगर आप गिफ्ट्स टाइप कुछ भी, जिससे उसको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ। जैसे मेडल्स मिलते थे सीएलसी में, तो उसको लगता था कि यार मैं इस मेडल के काबिल हूँ, मेरे को ये मिला नहीं। इवन 4-5 टाइप के मेडल्स होते थे, तो उनको एक्चुअल पोजीशन पता चल जाती कि यार मैं ब्राउन मेडल वाला हूँ, मैं सिल्वर मेडल वाला हूँ या मैं गोल्ड मेडल वाला हूँ। तो एक सबकी लाइफ में रहता ही है कि यार मैं कुछ अच्छा करूँ, मैं गोल्ड मेडल तक जाऊँ, मैं प्लेटिनम तक जाऊँ। तो ऐसा होना चाहिए। सीएलसी से ये चीजें सबको सीखनी चाहिए लाइफ में, और इवन अपने पेरेंट्स को भी सीखना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट या फिर अपना बच्चा अगर लाइफ में अच्छा कर रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में उसको सपोर्ट करो कि यार तू ये कर रहा, तेरे को ये गिफ्ट दिलाएंगे। गिफ्ट की वैल्यू इतनी नहीं होती, लेकिन आप दिला रहे हो ना, उसकी वैल्यू होती है कि मेरे माँ बाप ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई बहन ने मेरे को समझा और मेरी प्रोसेस को, जो मैंने प्रोसेस फॉलो की ना, उसका एक्चुअल रिजल्ट उन्होंने मेरे को दिया। दैट्स ग्रेट। तो नीट एस्पिरेंट की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है? जैसे आपने प्रिपरेशन की तो उस टाइम आपने देखा होगा सराउंडिंग में, इवन आपने भी की होगी, तो वो क्या मिस्टेक आपको लगी बिगेस्ट मिस्टेक नीट एस्पिरेंट की? नीट एस्पिरेंट्स, सबसे पहले अपन शुरू से बात करें तो पता नहीं होता है लोगों को कि मुझे क्या करना है, मुझे आगे जाके क्या करना है। तो एक शुरू से एक ओवरव्यू रहना चाहिए कि नीट के बाद क्या होने वाला है मेरा। नीट के बाद एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा, वहाँ पे आपको 5.5 साल वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको एकेडमिक्स ज्वाइन करना है, आपको सब कुछ करना है, एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी आपको। उसके बाद आपका स्पेशलिटी कोर्स होगा, उसके बाद आप डॉक्टर बनोगे। तो एक डॉक्टर एक लाइफ टाइम के लिए बनोगे। एक नीट स्टूडेंट को इतना पता होना चाहिए शुरू से, एक ओवरव्यू रहना चाहिए जिसके हिसाब से वो अपना हाँ या ना का, कम से कम हाँ या ना का डिसीजन ले सके वो। तो उसके बाद नेट की जर्नी शुरू होती है। तो आपको शुरू से एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए नेट के लिए। और मिस्टेक तो होती है जर्नी में, लेकिन इसको काट दो। हाँ, बोलते रहे तो कट कर देंगे। बिगेस्ट मिस्टेक बताओ जो तेरे की लगी है कि सिलेक्शन डिसाइड करती है, अगर वो नहीं करो सिलेक्शन हो सकता है। जैसे कंटेंट हो गया कि सेम कंटेंट फॉलो करना चाहिए, डिस्टर्ब हो जाता है ना, वो तेरे को क्या लगता है वो? इवन सारी जितनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है इंडिया में आप में हो रही है, तो अब उसके लिए आपको कंटेंट से स्टिक होना बहुत ज़रूरी है। आपको कोचिंग में मटेरियल दिया जा रहा है तो उसी से स्टिक रहो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डिफरेंट कोचिंग के मटेरियल चुनते हैं और उनमें कमी निकालते हैं कि आपकी कोचिंग में ये मटेरियल नहीं है, आपकी कोचिंग में ये दे रखा है, उस कोचिंग में ये दे रखा है, और
टीचर्स के नोट्स को फॉलो नहीं करते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं, तो वो जरूरी नहीं है। टीचर्स आपके एक्सपीरियंसड है और उन्होंने पूरा एनालिसिस कर रखा है, उस एनालिसिस के हिसाब से वो पढ़ाते हैं कोचिंग में, तो आपको उन पे पूरा भरोसा करना चाहिए। आपको उनके नोट्स पढ़ने चाहिए, आपको रेगुलरली फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए, केमिस्ट्री के सोल्व करना चाहिए और बायोलॉजी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए आपको। तो जैसा टीचर्स बोलते हैं वैसा ही करना चाहिए, आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, ज्यादा दिमाग वहीं लगाओ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से रिजल्ट आएगा। जैसे पेपर सॉल्व करने में, मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने में, मल्टीपल एनालिसिस करो मल्टीपल वेज से, वहाँ लगाओ दिमाग। क्योंकि टीचर ऑलरेडी दिमाग लगा चुका है उस मॉड्यूल को बनाने में। क्योंकि मॉड्यूल बनती है, कोई पैटर्न बनाता है, तो उसमें बहुत सारे टीचर्स का माइंड लगता है। तो उस माइंड के बराबर अपना माइंड नहीं हो सकता है, क्योंकि 1000 इंसान एक साथ काम कर रहा है माइंड रिलेटेड, और एक आप सोच रहे हो, तो कभी बराबर नहीं हो सकता है। दैट्स वाई उस कंटेंट को ये सोचो कि ये बहुत लोगों ने मिलके बनाया है। और मेरे हिसाब से सच मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि कंटेंट अपन कौन सी भी कोचिंग का ले लो ना, एट द एंड सेम ही होता है। सेम ही होता है, क्योंकि वो कंटेंट जैसे लिविंग वर्ल्ड है, थोड़ा सा पोर्शन किसने इकोसिस्टम में डाल रखा होगा उसको टॉपिक को समझाने के लिए, लेकिन किस कोचिंग ने उसमें नहीं डाल रखा, तो स्टूडेंट को लगता है लिविंग वर्ल्ड में टॉपिक छोड़ रखा है, टॉपिक छोटा। लेकिन एक टीचर होता है ना, जैसे स्टूडेंट वेरिएबल होते हैं वैसे टीचर्स का माइंडसेट भी वेरिएबल होता है, कि किसी स्टूडेंट को समझाने का तरीका सब टीचर्स के लिए अलग अलग होता है। तो वैसे ही कंटेंट भी वेरिएबल स्पेस में रखा होता है, लेकिन अपना वहां ढूंढने में लास्ट में जब वो जर्नी एंजॉय करते हैं ना, तो लास्ट में जाके अपन पूरा कंटेंट कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि यार टीचर बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। दैट्स वाई ऑडियंस ये रिक्वेस्ट है जो फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स है कि कंटेंट पे फोकस रहो। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कंटेंट सेम ही होता है भाई, भले आप कौन सी भी कोचिंग ले लो, पीडब्ल्यू ले लो, एनएल ले लो, सीएलसी ले लो, गुरु कृपा ले लो, कंटेंट सेम है, कंटेंट सबका सेम रहता है, क्योंकि कॉपी पेस्ट तो चलता ही है सब जगह। तो कंटेंट कोई कॉपी करने में पीछे नहीं रहता है। दैट्स वाई कंटेंट आपको वही मिलेगा जो सब कोचिंगों में है, केवल वो आपको एक स्टेप होती है कि डिलीवर करने की, एक स्टेप होती है हर स्टूडेंट के लिए, हर टीचर्स के लिए। दैट्स ग्रेट। तो जैसा कि भाई ने 12th के साथ ही फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर की है ना, तो वो माइंडसेट आपने कैसे बिल्ड किया? शुरू में ही बोलते थे कि 12th एक गोल्डन चांस होता है नीट को क्रैक करना। इवन हर एक एग्जाम को क्रैक करने का एक फर्स्ट चांस गोल्डन होता है। तो आपको उस फर्स्ट चांस को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको पूरा यूटिलाइज करना चाहिए उसको। आपका फुल एफर्ट्स 100% एफर्ट आपको देना चाहिए आपके रिजल्ट्स में और एग्जाम्स में। तो जैसा कि अपन फर्स्ट टर्म देते हैं, तो उसके बाद क्या डिसएडवांटेज होते हैं वो मैं समझाता हूँ आपको। फर्स्ट टर्म देने के बाद आपका इमोशनली आपका बैलेंस थोड़ा कमजोर हो जाता है और आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर से कोचिंग जाना, फिर से वही कंटेंट पढ़ना, फिर से उसी कंटेंट से स्टिक रहना, बार बार वही कंटेंट पढ़ना, तो एक बोरियत महसूस, बहुत सारे साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस होते हैं। इसकी वजह से आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना जरूरी होता है। अच्छा, और अच्छा होना चाहिए। और ड्यूरिंग प्रिपरेशन भाई ने अपनी लाइफ को पूरी तरह से, मतलब बंद कमरे में कोई इंसान पढ़ता है ना उस टाइप से कर रखा था कि नो डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन को इसने कम कर रखा था। दैट्स वाई फर्स्ट अटेम्प्ट में भाई ने क्लियर किया अपने एरिया से। इसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिंग भाई कि आपने अपने जिले का नाम रोशन किया, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत ही सही टाइम होता है किसी इंसान को लाइफ में, क्योंकि बहुत अपग्रेडेड वे में भाई आगे जा सकता है। क्योंकि 1-2 साल बिगड़ता है ना, ड्रॉप जैसे अपन ड्रॉप करते तो मेंटली फिजिकली अपन डिस्टर्ब होते ही हैं, ने फाइनेंशियली भी होता ही है। लेकिन वो फाइनेंशियल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मेंटली और फिजिकली और जो सोशियोलॉजी डिस्टर्ब होता है ना इंसान कि तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जो सवाल उठता है ना वो इतने बर्डन वाले होते हैं ना कि उससे जो नॉर्मल गाय होता है ना, एवरेज ऑर्डिनरी, उसको ये लगता है कि सही यार, सही में ये बोल रहे हैं, सही निकल जाए, नहीं तो मैं मेरी लाइफ को स्पॉइल कर दूंगा, 1 साल और मेरा वेस्ट हो जाएगा। दैट्स वाई 12th में जो भी ऑडियंस देख रहे हैं ना नीट एस्पिरेंट, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप 10th के बाद ही कोचिंग ज्वाइन कर लो और अच्छे से लग जाओ, और 12th के साथ सिलेक्शन ले लो। उसके बाद आपको जो मजे करने हैं लाइफ में वो करो, लेकिन 12th तक आप अपने आप को एक सिक्योर कर लो और बंद हो जाओ और अच्छे से वर्क करो अपने आप, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली लेवल पर। दैट्स ग्रेट। क्या कंसिस्टेंसी, या
जैसा कि देवेन ने बताया, एक कंक्लूजन निकल के आता है कि टाइम इज एवरीथिंग। आप समय के साथ चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं आगे चले जाते हैं। क्योंकि लाइफ में हर एक फेज होता है, उसका एक रियल टाइम होता है, तब वो हो जाना ही सही होता है। Yes. जैसे पढ़ाई का फेज होता है, फिर जैसे वो प्रोसेस चलती है ना इवोल्यूशनरी वाली, वैसे वो प्रोसेस चलती रहती है ना, तो लाइफ बहुत ही सिंपल चलती है। अदरवाइज स्ट्रेस आना, फिर अगर स्ट्रेस आया तो फिर वो छोटे मोटे नशे की तरफ जाता है, फिर नशे में गया तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैमिली अफेक्ट होती है, और फैमिली अफेक्ट हुई तो भाई पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब कर सकता है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, और उससे उसका एरिया पूरा, क्योंकि वो जो इंसान है ना वो इन्फ्लुएंस खुद को ही नहीं करेगा, फैमिली को करेगा, और जो आसपास की सोसाइटी है ना उसको इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे आज डॉक्टर सहज ने पूरे एरिया को इन्फ्लुएंस किया हुआ है ना, क्योंकि मॉडल स्कूल से सेलेक्टेड कैंडिडेट है, फर्स्ट कैंडिडेट हु गेट सेलेक्टेड इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, है ना, गोरखपुर में है भाई। तो इन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया। इवन जब हम बात करते हैं मॉडल स्कूल में, इवन मैं जब जाता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ स्टूडेंट को कि एक परफेक्ट मोमेंट होता है हर चीज के लिए, उसका वेट मत करो, जस्ट मेड दैट मोमेंट परफेक्ट। क्योंकि मोमेंट आपके पास है, आप चाहते हो कि 12th के साथ करना है तो आप कर लोगे, अदरवाइज अगर नहीं चाहते हो तो जस्ट चिल एंड जस्ट रिग्रेट आफ्टर दैट। वो एक रिग्रेट अपन खुद बनाते हैं, दूसरे कोई नहीं बनाता भाई। क्या कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंस से ज्यादा मतलब रही आपकी लाइफ में? ऑब्वियसली कंसिस्टेंस होना लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आप एक दिन में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद आप 3 दिन छोड़ के आप फिर से 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आप हर रोज 3-3 घंटे 4-4 घंटे हर रोज पढ़ रहे हो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। इवन नीट की बात कर रहे हैं तो नीट के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सारा गेम ही कंसिस्टेंसी का है नीट का। क्योंकि जो कंसिस्टेंट होता है तो वो टॉपिक के साथ चलता है, टॉपिक के साथ चल रहा है, इसका मतलब वो उस प्रोसेस को पूरी तरह से देख रहा है कि कैसे चल रहा है, टॉपिक क्लियर हुआ, क्योंकि टॉपिक हर टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से कोरिलेट होता है। तो उसने अगर कंसिस्टेंट नहीं रहा तो एक भी टॉपिक छूट गया तो नेक्स्ट वो टॉपिक समझने में उसको दिक्कत आती है। दैट्स ग्रेट। और क्या बताना चाहोगे आप इंटेलिजेंस के बारे में? एक्चुअली जैसे कि मेमोरी होती है, तो मेमोरी भी 3 तरीके की मेमोरी होती है, रिसेंट, रिमोट एंड परमानेंट। परमानेंट। आपकी जो पढ़ते हो आप वो रिसेंट मेमोरी में बिल्डअप होता है, उसके बाद आप उसको धीरे 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 वो रिमोट मेमोरी में कन्वर्ट होकर आपका नियोकॉर्टेक्स में चला जाता है लास्ट में, तो वो एक परमानेंट मेमोरी बन जाती है। तो आप वो कंसिस्टेंसी के थ्रू आप उसको परमानेंट मेमोरी में बना सकते हैं, तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आपकी जर्नी के दौरान सीएलसी सीकर में आपने एनसीईआरटी को किस वे में अप्रोच किया? एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के लिए, और किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते? नीट के लिए तो एनसीईआरटी ही सब कुछ है, एनसीईआरटी सिलेबस है, तो एनसीईआरटी के बारे में जितना बताया उतना कम है। एनसीईआरटी आपको बायोलॉजी की दोनों क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी आपको पूरी पढ़नी चाहिए, लाइन टू लाइन पढ़नी चाहिए, आपको हाईलाइट्स करने चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और टीचर्स का कंटेंट पढ़ना चाहिए। टीचर्स का कंटेंट पढ़ने के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको एनसीईआरटी बहुत सिंपल वे में लगने लगती है, और आपको इजी से आप उससे गो थ्रू हो जा सकते हैं। आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी, बायोलॉजी का वर्क करते हैं कि जैसे बहुत सारे टीचर्स भी बोलते हैं कि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी ज्ञान देते ही हैं आसपास वाले कि भाई एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप एनसीईआरटी अच्छे से रट ली तो आपका हाँ नंबर आ जाएंगे, आपके 200-250 नंबर आराम से आ जाएंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपको एम दिल्ली क्रैक करना और बड़ा मेडिकल कॉलेज जो आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज जो आपका है वो क्रैक करना है, उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअली उस एनसीईआरटी को टैकल करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के साथ
कॉन्सेप्चुअल एनसीईआरटी क्लियर करोगे तो आप एनसीईआरटी को समझ ही पाओगे पूरी तरह से, और आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत डीप लाइंस होती है उसमें। जैसे आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी लाइंस होती है जिसका वो समरी वे में लिखा होता है, पूरा पेज लिख सकते हैं उस वर्ड्स के बारे में, एक वर्ड एनसीईआरटी। यस, देवेंद्र जैसा बता रहा है कि आप हर बार एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो आपको हर एक समय में आपको एक नया वर्ड मिलता है, आपको नया एक एक्सपीरियंस मिलता है, आपको एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलती है एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद। तो वैसा सेम है एनसीईआरटी। ओके, जैसे एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि यार नोट्स बना लेते हैं, नोट्स बना लेंगे सिलेक्शन पक्का है अपने, लेकिन रिवीजन भूल जाते हैं फिर। तो रिवीजन प्लस नोट मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है मतलब नीट जर्नी में? ऑब्वियसली आप नोट्स बना रहे हो तो आपकी राइटिंग, रीडिंग और लिसन तीनों पावर आपकी यूज होती है। तो ऑब्वियसली वो बहुत प्रोडक्टिव रहता है आपके लिए, और आपको नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स के साथ रिवीजन भी होना चाहिए। रिवीजन तो पता ही है आपको, रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप एक बार पढ़ने के बाद, एक ऐसा कोई स्वामी विवेकानंद नहीं है जो एक बार पढ़ने के बाद पूरा बुक एक बार में बोल देगा। तो आपको रिवाइज करना, जितना ज्यादा रिवाइज हो सके, जितना आप कम टाइम में आप रिवाइज कर सको, जितना आप प्रोडक्टिव बना सको रिवीजन को, उतना जरूरी होता है। आपको बार बार एक ही चीज को रिवाइज करना जरूरी है, हर एक एग्जाम के लिए रिवाइज करना जरूरी है। जितने आपके नंबर ऑफ टाइम रिवीजन के होंगे उतने आप प्रोडक्टिव होंगे एग्जाम में, क्योंकि रिवीजन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपको। क्योंकि वही बात है कि आप किसी चीज में बार बार अप्रोच कर रहे हो तो आप उस प्रोसेस को देख लोगे कि यार इस वे में जाएंगे तो ये पेपर ऐसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन ऐसे अप्रोच करेंगे तो इसका ये होगा। तो वो बात है। और भाई जैसे अपने नॉर्मल जो कोचिंग कल्चर चल रहा है ना, उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कोचिंग के बाद, कोचिंग तो चले गए, कोचिंग अच्छे से एंजॉय कर लिया उन्होंने ना, 4-5 घंटे का कोचिंग रहता है, 3 लेक्चर 4 लेक्चर लगते हैं, उसको अच्छे से एंजॉय कर लिया, लेकिन सेल्फ स्टडी को भी मिस कर देते हैं। तो उसको कैसे बैलेंस करे वो? सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एस्पिरेंट के लिए। आपको हर दिन में 6 से 8 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, एक्सक्लूडिंग कोचिंग क्लासेस। कोचिंग को हटा के अलग से, है ना? 6 से 8 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। और ऐसा कोचिंगों में होता है कि नाइट कैंप्स लगते हैं और सेल्फ स्टडी की लाइब्रेरीज होती है, तो आपको वहाँ पे जाके सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। और अभी जैसे जेन जेड की बात करें, जैसे कोरोना आया, अपन खुद कोरोना वाले ही हैं भाई, तो उसके बाद ऑनलाइन शुरू हुआ। ऑनलाइन कल्चर पहले नहीं था, है ना, ऑफलाइन वाला सीन था, लेकिन ऑनलाइन कल्चर कोचिंग वाला ये कोरोना के बाद आया। तो जो ऑनलाइन जो लेक्चर्स ले रहे स्टूडेंट है ना, जो आपको ऑडियंस देखेगी अभी, है ना, नीट एस्पिरेंट, तो उनको क्या गाइडेंस देना चाहोगे? क्योंकि ऑनलाइन में बहुत, जैसे पर्सनली मैं भी मानता हूँ, डिस्ट्रैक्शन तो होते हैं, लेकिन उसको देखने का भी एक नजरिया होता है कि अगर स्टूडेंट, जैसे कल भी हमने डॉक्टर मिहिर सोलंकी से बात की तो उन्होंने भी एक मतलब अलग वे में बताया कि अप्रोच हो सकते हैं, मल्टीपल अप्रोच हो सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट फाइनेंशियली स्टेबल है तो मेरे भाई ने बताया कि मस्ट उसको ऑफलाइन ही ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन मान लो कोई स्टूडेंट फाइनेंशियली अनस्टेबल है, फाइनेंशियली पुअर है, तो उसको ऑनलाइन कोचिंग में वो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा जो वो ऑफलाइन में करता है स्टूडेंट, तो जाके उसका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज तो डिस्ट्रैक्शन, नॉर्मली वो उसने खोला है लेक्चर और कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गया तो वो उधर शिफ्ट हो गया, तो भाई पूरी नाव पानी में डूब गई वो। तो नाव को अपन नहीं डुबाना है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, तो क्या करना चाहिए उनको, कैसे उस डिस्ट्रैक्शन को कम करें? ऑफलाइन कोचिंग तो गोल्ड स्टैंडर्ड रहती है, आप सबको पता ही है, क्योंकि आपको सामने पढ़ने को मिलता है, सामने सब देखने को मिलता है। और एक कहीं ना कहीं ऑनलाइन कोचिंग थोड़ा अफेक्ट करती है, ऑफलाइन कोचिंग से उतना प्रोडक्टिव ऑनलाइन कोचिंग नहीं रहता है। तो जैसा कि देवन ने बताया कि कोविड का टाइम था, तो हमारे लिए तो ऑनलाइन लेना एक मजबूरी सा हो गया था, और हमारे लिए तो एकदम नया था ऑनलाइन कोचिंग उसमें। और वहीं से ऑनलाइन कोचिंग का ट्रेंड चला है और ऑनलाइन क्लासेस का वहीं से सब कुछ हुआ। तो ऑनलाइन कोचिंग के बारे में बात करें तो आपको एक घर पे एक वैसा इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। आपको घर वाले बोलेंगे कि बेटा ये काम कर देना, वो काम कर देना, और आप उन कामों में आप बिजी हो जाते हो, और आपका उस टॉपिक से आपका
कंसंट्रेशन हट जाता है। तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए आपका घर का माहौल होना बहुत जरूरी है। यू कैन डू। या नहीं, इवन जो फाइनेंशियली स्टेबल है वो भी ज्वाइन करो ऑनलाइन, लेकिन उनके पेरेंट्स से यही गुजारिश है, और जो फाइनेंशियली अनस्टेबल पेरेंट्स हैं अगर वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं, व्हाइट कोट में देखें और लाखों लोग हैं उनमें से अलग दिखे वो, तो आपको उसको ये ऐसे फ्री कर देना चाहिए कि भाई तेरा लेक्चर चल रहा है उस टाइम तो फ्री है, तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा कि ये काम कर। क्योंकि इवन जब मैं प्रेप कर रहा था तो मैंने खुद ने ऑनलाइन भी की, तो रहता है यार कि मान लो कोई रिश्तेदार आ गया कि बेटा वो आ गए उनसे मिल ले, तो उस टाइम वो स्टूडेंट ना नहीं बोल पाता है, क्योंकि पेरेंट्स की बात होती है तो उसमें फिर बहुत सारे लोग होते हैं वो नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। तो पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि अपने बच्चे है ना उसको एक प्राइवेसी दो, एक रूम सेटअप रखो उनके लिए एक अलग से, कि कोई भी आए चाहे एक प्रिपरेशन का एक इंटरवल है उस टाइम उसको डिस्टर्ब ना करो। अगर चाहते हो आपकी अपना बच्चा दूसरे बच्चे से अलग हो और लाइफ में जो वो चाहता है वो अचीव करे, और आप उस लाइफ से जो लाइफ में अचीव कर रहा है उसको आप भी इंजॉय कर पाओ, तो उसके लिए आपको ये छोटा मोटा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। और इसको अगर आपने कर दिया उस स्टूडेंट के लिए तो ऑनलाइन कोचिंग भी मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना है। ऑफलाइन कोचिंग में भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, अगर कोई डिस्ट्रैक्ट होना चाहता है तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन इवन पेरेंट्स को मैंने देखा है ऑफलाइन कोचिंग में जब भी ज्वाइन करवाते हैं ना तो वो एक मोबाइल नाम का जो कीड़ा होता है ना उससे दूर कर देते हैं, है ना। वैसे तो मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन अपना ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि अपनों को इंस्टेंट प्लेजर चाहिए हर चीज में, कि यार उस भाई ने क्या किया होगा व्हाट्सएप पे, आज स्टेटस चढ़ाया होगा देख लेते हैं, आज उसने इंस्टा पे कुछ चढ़ाया होगा पोस्ट देख लेते हैं। तो वो एक पोस्ट के चक्कर में फिर उसको 2-3 घंटे तो हो ही जाते हैं। और जो एल्गोरिदम है इनकी जितनी भी सोशल मीडिया एप्स हो गई उनका यही रहता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो और उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट हो सोशल मीडिया का। दैट्स ग्रेट। तो मोबाइल का एडिक्शन भाई नीट जो प्रेप कर रहा है उसके लिए कितना ड्रॉबैक हो सकता है, उसके लिए कितना डैमेज करता है उसको? बहुत बड़ा ड्रॉबैक है नीट का मोबाइल का एडिक्शन आपको। तो मैं जब इवन सारे ऑफलाइन अगर कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उनके पास मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता, एक कीपैड मोबाइल होता है जिससे वो घर पे बात कर सकते हैं और अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो गेम्स और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सोशल मीडिया से एकदम दूर रहते हैं। तो आपको ऑब्वियसली आपको नीट आपके प्रिपरेशन फेज में आपको इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखना चाहिए। आपको आपके गोल के थ्रू गोल को अचीव करना चाहते हो आपको उसके डायरेक्शन में आपको डायरेक्टेड रहना चाहिए 100%। तो अगर मैं आपका मत मांगू कि अगर कोई एस्पिरेंट है नीट का जो भी तैयारी कर रहा है ना और उसको उसकी फैमिली है वो ऑफलाइन अफोर्ड कर रही है, उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर ही देना चाहिए सोशल मीडिया प्लस फोन छोड़ ही देना चाहिए, है ना। छोड़ देना। तो उसका जो गेम है जो बैटल ग्राउंड है वो और इजी हो जाएगी, क्योंकि जो सोशल मीडिया है डिस्ट्रैक्शन से वो उस बैटल ग्राउंड को और हार्ड करते हैं, जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब होता है, इमोशनली डिस्टर्ब होता है और फाइनेंशियली तो होगा ही सही, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। सोशल मीडिया है तो कुछ ना कुछ सीन होते ही रहते हैं ऊपर नीचे। तो वो चीजें तो आप इवन जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। ऐसी कौन सी ऐप यूज करें जिससे मतलब वो डिस्ट्रैक्ट होने से बच सकें, जैसे होती है ना, जैसे आप मेडिकल कॉलेज में तो आपको पता होगा भी, तो सजेस्ट कर पाओ। जैसे ऐप कौन सी जैसे बहुत सारी ऐप चल रही है मार्केट में कि आप अगर 4 घंटे रेगुलर पढ़ना चाहते हो तो वो ऐप आपके फोन को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा, नहीं तो केवल उसमें फोन आएगा, इमरजेंसी वाला फोन आ सकता है इमरजेंसी, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा। तो वो ऐप हेल्पफुल हो सकती है, तो ऐसा कुछ मतलब बता पाओ। या फिर अगर आप चाह रहे हो कि एक तो अंदर से ही होना चाहिए फीलिंग कि मेरे को कुछ बड़ा करना है तो छोटे मोटे सेक्रीफाइस तो देने ही पड़ेंगे भाई। ऐसी ऐप के लिए अपने बैचमेट्स गर्वित सोनी और गुंजन जांगिड़ से आपको कांटेक्ट करना चाहिए। हाँ, दैट्स ग्रेट यार, बोथ गाइस वर्किंग अ लॉट फॉर दैट। या दैट्स ग्रेट। आपको सोशल मीडिया के बारे में बताऊं तो सोशल मीडिया सबको इन्फ्लुएंस करता है और उनके लाइफ में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है वो उन्हीं को पता है। और अपन को तो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखता है कि हाँ भाई ये इतना एंजॉय कर रहा है, ये इतना लाइफ को जी रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सोशल मीडिया देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन
अंदर से अंदर बहुत रियल रियलिटी बहुत अलग होती है उसकी। यस, अलग रियलिटी अलग। हाँ, आपको सोशल मीडिया देख के केवल सीखना चाहिए, केवल उससे कंपैरिजन मोड में नहीं आना चाहिए कि यार वो ये कर रहा है, क्योंकि हर बंदे का एक फेज होता है, नहीं राइट टाइम आता ही है हर इंसान का। दैट्स वाई कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है, सबका समय आता है, इसलिए सबके साथ सही रहो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो हो वो तो आपको पता ही है रियलिटी में क्या है। दैट्स ग्रेट। तो डॉक्टर साहब अपन बात करेंगे जो अभी जो 2027 नीट की तैयारी करेंगे एस्पिरेंट्स है ना, क्योंकि नीट का एग्जाम हुआ और इवन पेपर लीक का भी सीन चल रहा है, तो जो अभी 12th के बाद जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी तैयारी स्टार्ट करना चाहे, अगर कोई स्टूडेंट अभी नीट 2027 स्टार्ट करे ना नीट का, तो फर्स्ट 6 मंथ में वो क्या फोकस करे? आपको जैसा कि 2027 वैसे टारगेट और कौन सा टारगेट बेच या फ्रेशर्स। तो फ्रेशर्स को जैसा कि कोचिंग शेड्यूल बना के देती है, तो उस शेड्यूल के हिसाब से आपको चलना चाहिए, आपको अप टू डेट रहना चाहिए, आपको कंसिस्टेंट रिवीजन और टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। मतलब कोई भी एक इंसान पकड़ लो, टीचर हो गया, उस पर पूरी तरह से फेथ कर लो कि भाई यही मेरी नाव निकालेगा, भाई ये नैया पार करेगा अपनी, और माइंड में ये नहीं आनी चाहिए कि कोई दूसरा दिख गया कि भाई ये निकालेगा। जो मेंटर आपको मिला शुरुआत में, उस मेंटर पे 100% ट्रस्ट कर लो। ये सोचो कि ये बंदा है जो मेरे को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा सकता है, क्योंकि जो मेंटर होते हैं वो मेंटर इसीलिए बोला जाता है कि बहुत सारों को मेंटर कर चुका है वो, और बहुत सारे डॉक्टर बना चुका है, उसने हजारों लाइफ जी चुका है वो, क्योंकि जो स्टूडेंट को देखता है वो क्या मिस्टेक्स कर रहा है, उससे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उस मिस्टेक को बार बार भी करते हैं, तो उसको पता है कि यार इसको इस वे में पढ़ाएंगे, इस वे में इसको मेंटर करेंगे तो फटाक से समझ जाएगा और उस गलती को नहीं करेगा। सही है। तो जैसे कि नीट में अपने 3 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में अपने फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो उनको अप्रोच करने का क्या तरीका रहा आपका? अगर कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि बायो में वो 360 आउट ऑफ 360 लाए, फिजिक्स में भी वो अच्छा करे और केमिस्ट्री में भी अच्छा करे, तो आपका क्या अप्रोच रहेगा उसको? फर्स्टली आपको एक स्मॉल टारगेट बना के चलना चाहिए। तो आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन पूरी याद और कंसेप्ट्स उसके पूरा रटी हुई होनी चाहिए आपकी 11th और 12th। तो आप इजीली आप 360 में से 360 आप स्कोर कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। 100%। आपको अब बायोलॉजी का हो गया, अब मैं केमिस्ट्री का बताऊंगा। तो केमिस्ट्री में आपके जो शुरू के टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि अपना कौन सा होता है, फिजिकल का ले लेते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट्स और आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड केमिकल बॉन्डिंग्स। तो ये कोर सब्जेक्ट होते हैं जो पूरी केमिस्ट्री को चलाते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग जब आपका हो जाता है तो आपका पी ब्लॉक, डी ब्लॉक पूरा आपके कवर में हो जाता है, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है उससे। पूरा इनऑर्गेनिक आपका केमिकल बॉन्डिंग पे चलता है। तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री में भी स्कोर करना बहुत इजी है। और फिर आप फिजिक्स में आते हो तो फिजिक्स में सबसे पहले बच्चे बोलते हैं कि फिजिक्स बहुत टफ लगती है, फिजिक्स समझ में नहीं आती है, फिजिक्स सोल्व नहीं होती है। तो उनके लिए कि आप सबसे पहले आप बेसिक्स से शुरू करें। बेसिक्स में आपके आते हैं डायमेंशंस, एरर्स एंड वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड लॉग्स। ये आपके पूरे अगर हो जाए तभी आप फिजिक्स को शुरू करें, वरना फिजिक्स का शुरू करने का कोई मतलब नहीं है, आप समझ ही नहीं पाओगे। कुल मिला के वही है कि आपको कहीं जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस कहाँ से जा रही है, ये पाथ कहाँ से कहाँ जाएगा। तो शुरुआत से इनिशियल स्टेप से ही आपको चलना पड़ेगा। आप डायरेक्ट वेक्टर भी नहीं पढ़ा आपने, डायमेंशन क्या होता है वही पता नहीं आपको, और डायरेक्ट आप मेन टॉपिक्स पे चले गए तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है रियलिटी में। और आपको जो नॉर्मली होती है वेलोसिटी हो गया, ये हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि ये मेन कोर बेसिक्स होते हैं फिजिक्स के, जो थ्रू आउट द फिजिक्स चलते हैं 2 years की जर्नी में। और जो फ्रेशर्स है उनको 1 साल में वो पूरा कवर करना पड़ता है। और केमिस्ट्री का कुछ बता। केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपको एनसीईआरटी से पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि कई ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस डायरेक्टली पुट अप हो जाते हैं आपके नीट के एग्जाम्स में। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको
कहीं कुछ टॉपिक्स है जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, बाकी आपको मेन टीचर्स के नोट्स पे फोकस करना चाहिए। 100% भाई। और फिजिकल और फिजिक्स जैसे मीर भाई ने भी बताया था कि सेम ही होते हैं, सेम ही होते हैं। यस, तो इनके बेसिक्स पे काम करो। यस, जितना आप बेसिक पे काम करोगे जैसे कि आप मैं बताऊं कि केमिस्ट्री में आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, यस, ये पूरा आता है, तो आपका ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स में कवर हो जाता है। तो कई सारे टॉपिक्स भी ओवरलैप करते हैं, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, तो आपका वो टॉपिक और ये टॉपिक कॉमन हो जाता है, कॉमन हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। जैसा कि इसके बाद जैसे अपनों ने देख लिया कि कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करें, उसके बाद नॉर्मल जो नीट एस्पिरेंट होता है वो सोचता है कि यार क्या करें भाई, 24 घंटे पढ़े क्या? उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं, जैसे कि स्टडी हावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी स्टडी ज्यादा मैटर करती है? ऑब्वियसली क्वालिटी बहुत मैटर करती है। आप 24 घंटे किताब के आगे बैठे रहे हो, आपको पूछा जाए कि फर्स्ट पेज पे क्या पढ़ा है और वो आपको याद नहीं है, तो आपका 24 घंटे बैठना तो एकदम वेस्ट हुआ ना, एकदम वेस्ट हुआ। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए उस चीज़ के लिए, और आपको जब बैठो आप तो पूरा फ्रेश होकर बैठना चाहिए। जैसे अपनी बॉडी 5 कंपोनेंट से बनी है, वैसे एक स्लीप भी एक कंपोनेंट है अपनी लाइफ का, तो उसके लिए भी समय होना चाहिए। जैसा मैंने 24 घंटा इसीलिए बोला कि बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, राम सोचते हैं कि जितना ज्यादा पढ़ूंगा ना उतना सिलेक्शन के पास जाऊंगा। भाई पढ़ना है, लेकिन क्वालिटी पढ़ना है, कि जो पढ़ रहे हैं ना वो अपनों को समझ में आना चाहिए, और सामने वाला अगर पूछ रहा है तो उसको आप समझा पाओ। क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी हमेशा भारी पड़ती है, क्योंकि क्वालिटी वाली बात होती है ना, तो क्योंकि अपन खुद यार जैसे कि सोशल मीडिया के दौर में अपन क्वालिटी पे जाते हैं। अगर कोई वीडियो HD में है और कोई वीडियो 4K में है, तो आप किस मूवी को प्रेफर करोगे, 4K वाली मूवी को कि HD को? 4K पे करोगे ना। तो यहाँ से समझ में आ गया अपनों की क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी तो दोनों की सेम थी, लेकिन क्वालिटी ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई अपनों ने वो उस मूवी पे स्विच किया। दैट्स ग्रेट। तो रिवीजन का और बता सकते हो तो बताओ कुछ। फिजिक्स में जैसे रहता है ना कि 2 साल में जैसे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का। तो उसको कैसे, मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप में उनको धीरे धीरे सिमटाना चाहिए, या फिर 1 साल के हिसाब से बनाना चाहिए? फिजिक्स का मेन फंडा है कि आपको शुरू में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, और वो जो उस कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन है उनको लगाना चाहिए। तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए टेस्ट 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 और रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो आपको उस पर ही वर्क करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप डिफरेंट लेवल्स के, आपके जैसे कि मॉड्यूल्स में स्टेज होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, तो आपको पूरे PYQs और सारे क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में लगा लेना चाहिए। सेम केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चंस सारे लगा लेने चाहिए, और बायोलॉजी में भी आपको NCERT से लेके आपका उसके कोर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके उसके अराउंड टॉपिक आपको कर लेने चाहिए, और उसके क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस नीट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है आपकी, तो वो जीरो है आपके लिए, चाहे आप कितना भी पढ़ लो। क्योंकि नीट टाइम बाउंड वाला काम है कि 3 घंटे में आपको पूरे साल क्या पढ़ा वो बताना है उसमें। अगर 3 घंटे में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए थ्रू आउट द जर्नी आपने क्या सीखा, तो कोई मतलब नहीं आपकी कि आपने कितने मेहनत की, 18 घंटे पढ़े या 6 घंटे पढ़े या 10 घंटे पढ़े। तो वही बात है कि जब बात आती है ना कि एक्सप्रेस करने की, रिजल्ट की, तो वो 3 घंटे डिसाइड करेंगे आपको, आपकी लाइफ को तो क्या बोले, लाइफ को डिसाइड तो नहीं कर सकते 3 घंटे, लेकिन आपके जो अपकमिंग फ्यूचर है ना उसको तो वही डिसाइड 3 घंटे करेंगे। तो उस 3 घंटे में ही आपको टाइम बाउंड हमेशा स्टडी करनी चाहिए, कि टाइमर लगा के क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। तो आपको पता रहेगा कि यार फिजिक्स में मैं 45 क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, तो यार मेरे को 1 घंटा लगता है। तो नीट में जब एक्चुअल पेपर आएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैं 1 घंटे के अंदर ज्यादा नहीं तो मैं 40 क्वेश्चन तो कर ही लूंगा, क्योंकि मैंने टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर रखी है। तो 40 क्वेश्चन सोल्व करने में आपको यूँ लगेगा कि नहीं 1 घंटा ही लग सकता है मैक्स टू मैक्स। तो ये रिक्वेस्ट है ऑडियंस से कि टाइम बाउंड करो, और प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा करनी है। और इवन मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा रिवीजन के इसमें कि कोई भी सब्जेक्ट्स हो, जैसे वो टॉपिक क्लियर हो जाए ना तो उसको फिर 15-20 दिन में फिर आपको एक बार रिवाइज करना चाहिए क्वेश्चंस के थ्रू। आपको फिर वो थ्योरी नहीं पढ़नी चाहिए, क्वेश्चंस के थ्रू आप रिवाइज करो। 5 क्वेश्चन ले लो उस टॉपिक के, सोल्व कर दो,
आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में आप पूरा टॉपिक रिवाइज कर लोगे। Obviously. और इवन जो फिजिक्स की बात करें तो आप फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो फिजिक्स भी आप फॉर्मूले के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। इवन जैसे बायो है तो बायो के लिए तो आपको एनसीईआरटी के थ्रू ही करना पड़ेगा, और फिजिकल केमिस्ट्री का भी यही सीन है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो, ये तीनों आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा रिवीजन के लिए, और थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस उसके भी करने पड़ेंगे, तो जाके आप रिवाइज कर पाओगे अच्छे से। जितना रिवाइज करोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना बिल्डअप होता जाएगा और उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा। सही है। और जैसे अपन पहुंच ही गए हैं कि मॉक टेस्ट की बात हो गई है कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, तो मॉक टेस्ट तो जितने ज़्यादा दो उतना शार्प करोगे आप। वही वाली बात है कि आप अपनी कुल्हाड़ी को कितना शार्प कर रहे हो एग्जाम से पहले, तो आपको पेड़ काटने में उतना ईजी रहेगा। तो जितने आप मॉक टेस्ट दोगे, सही है ना डॉक्टर साहब? Yes. जितने मॉक टेस्ट देंगे अपन, उतना अपन उस प्रोसेस को ज़्यादा मतलब इजीली निकाल पाएंगे। और नेक्स्ट है जैसे ओएमआर फिलिंग करते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप कि वो गलती नहीं हो मेन एग्जाम में? बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो ओएमआर फिलिंग करते हैं, तो हर एक स्टूडेंट का एक अलग अप्रोच रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फर्स्टली जैसा कि मिहिर ने बोला था कि आपको पिच देख के डिसाइड करना चाहिए कि आपको पहले बैटिंग करनी है या पहले बॉलिंग करनी है। तो आपको वैसे ही सेम आपको 3 सेक्शन होते हैं, तो 3 सेक्शन से आपको डिसाइड करना चाहिए कि पहले मेरे को फिजिक्स करनी है, बायोलॉजी करनी है, पहले केमिस्ट्री करनी है। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम स्टूडेंट्स पहले बायोलॉजी से शुरू करते हैं। तो आपको जब ओएमआर फिल कर रहे हो तो आपको मैं पर्सनल बताता हूँ, तो आपको उस पर टिक कर देना चाहिए, आपको बिंदी लगा देनी चाहिए कि आप क्रॉस चेक कर पाओ उसको। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरा पेपर पहले सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको ओएमआर में भरते हैं। तो वो मिस्टेक्स क्या कर देते हैं कि हड़बड़ाहट में वो गलत हो सकता है। अगर क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया तो आपका पूरी सीरीज आपकी चली एक भी बबल ऊपर नीचे हो सीन हो जाएगा। यस, एक बबल ऊपर नीचे हुआ तो आपकी पूरी सीरीज आपकी गलत हो जाएगी। तो वो ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, और आपको क्रॉस चेक करके आपको बबल्स भरने चाहिए। और सब्जेक्ट के साथ भी भर सकते हैं आप कि बायोलॉजी पोर्शन कर लिया, उसके बाद आप फिल कर सकते हो, और केमिस्ट्री कर लिया उसके बाद फिल कर सकते हो। पहले आप बिंदी लगा सकते हो, उस बिंदी को आप। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बिंदी वाला हमारे दक्षिणा में बहुत चला था भाई। इवन जो मेरा एम दिल्ली का डॉक्टर है, डॉक्टर शिवम, उसका यही अप्रोच रहा। वो कभी भी मतलब यूं विदाउट बिंदी नहीं करता था। मतलब वो उसका कॉन्फिडेंस था, उसका एवरेज टेस्ट सीरीज में भाई 690 से कभी नीचे आया ही नहीं अभी तक, है ना। फिर भी उसका इतना कॉन्फिडेंस है, वो बिंदी लगाता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक भी क्वेश्चन गलत हो और मेरा टारगेट से मैं नीचे जाऊं। यस, तो अपन मशीन तो है नहीं, अपन मशीन तो ह्यूमन है, तो ह्यूमन से गलती हो सकती है, एरर होता है, लेकिन एरर को कम करने के लिए कुछ अपन एड ऑन कर सकते हैं माइंडसेट के हिसाब से। दैट्स ग्रेट। तो जैसे गेस स्ट्रेटेजी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि गेस करते हैं कि यार ये लगा देता हूँ, ये लगाया, क्या पता मेरे 500 आ रहे हैं, 515 आ जाएंगे, 550 आ जाएंगे। तो उनके लिए बताओ कि जिसके 450 आ रहे हैं उसको करना चाहिए गेस, या फिर जिसके 650 आ रहे हैं किसको गेस करना चाहिए? एक्चुअल में कौन डिजर्व करता है गेसिंग करना? गेसिंग करना तो अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसको गेस करना नहीं चाहिए, क्योंकि कम मार्क्स आ रहे हैं और आप अगर गेस करने जाओगे तो आप और नीचे चले जाओगे। अगर 650 वाला गेस करेगा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा पढ़ा हुआ है, ज्यादा मार्क्स है उसके, तो उसका 5 क्वेश्चन में से अगर 2 क्वेश्चन भी उसका सही हो जाता है तो +3 में चला जाएगा, +4 में चला जाएगा, लेकिन वो नीचे नहीं आएगा, +3 में जाएगा। तो ऑब्वियसली एक जिसके ज्यादा मार्क्स आते हैं तो उसको गेस करना आना चाहिए और बहुत जरूरी होता है एग्जाम के लिए। दैट्स क्लियर। तो जैसा कि प्रिपरेशन लास्ट फेज तक पहुंच चुकी है, तो लास्ट के 3 महीने की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी तैयारी की? लास्ट 3 मंथ्स और 4 टेस्ट्स, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरे दिन आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट के क्वेश्चन आंसर हॉस्टल आके आपको टेस्ट सोल्व करना है, टेस्ट देना है, फिर दूसरे दिन टेस्ट देना है, फिर आके सोल्व करना है, फिर तीसरे दिन टेस्ट देना है। क्या गलती कर रहे हो आप उसको आपको रूल आउट करना है, और आपको उस चीज में आपको प्रैक्टिस करनी है, बस यही होता है। हाँ, इवन आपको एक ऐसी मिस्टेक डायरी थ्रू आउट द ईयर मैनेज करनी चाहिए, तीनों सब्जेक्ट की 3 डायरी होगी। ये तीनों डायरी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी, क्योंकि
लास्ट में अपनों को अपन भूल जाते हैं क्या मिस्टेक्स की थी, क्योंकि क्वेश्चन है, हजारों क्वेश्चन सोल्व कर चुके होते हैं। लेकिन अगर वो मिस्टेक वाला क्वेश्चन प्लस मिस्टेक दोनों लिखा हुआ होगा ना, तो आपको उसको पढ़ने में ज्यादा नहीं 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन वो पूरी थ्रू आउट द ईयर आपने जो मिस्टेक की ना उसके गो थ्रू हो जाओगे ना, तो आप नीट में वो मिस्टेक नहीं करोगे 100%। दैट्स ग्रेट। और इवन जो देखा होगा आपने कि लड़कों को क्या लगता है लास्ट के 3 महीने में, भाई अब कम सो भाई, क्या पता यार मैं सोऊंगा ना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। तो स्लीप सेक्रीफाइस करना हार्मफुल है या बेनिफिशियल है? हार्मफुल, ऑलवेज स्लीप सेक्रीफाइस करना ऑलवेज हार्मफुल रहता है। आप किसी भी सिचुएशन में देख लो, आप अगर एक मजदूर अगर काम भी कर रहा होता है तो अगर स्लीप सही से नहीं लेगा तो अगले दिन वो काम नहीं कर पाएगा। 100%। सेम स्टूडेंट्स है तो आपको स्लीप सही से नहीं लोगे तो आपका अगले दिन दिमागी मतलब काम नहीं करेगा, वो दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, फिर आप टायर्ड फील करोगे, फिर आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्टिविटी आपका डिक्रीज ही होगा, आपका कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगा। तो इसलिए आपको सोना तो है, पूरा सोना है, पूरी स्लीप लेनी चाहिए। साइलेंट स्लीप लो अच्छे से, बहुत बढ़िया से सो, क्योंकि एक कंपोजिशन है अपनी लाइफ का ये भी, कि स्लीप का भी एक टाइम होता है 6 घंटे जैसे एवरेज साइंटिफिक लेवल पे बोलते हैं, तो 4-5 घंटे का एक एवरेज तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज 2 घंटे सोए, उससे आप पूरी मतलब थ्रू आउट द ईयर ना पूरा डिस्टर्ब कर लोगे। एक दिन अगर आपका डिस्टर्ब हुआ ना, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो धीरे धीरे एक सप्ताह डिस्टर्ब करेगा, सप्ताह डायरेक्ट महीना डिस्टर्ब करेगा, और महीना आपकी पूरी जर्नी डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए आप स्लीप को कभी सेक्रीफाइस मत करो। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, एज ए डॉक्टर वो सजेस्ट कर रहे हैं आपको कि स्लीप सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए। जैसा कि प्रोफेसर हमारे पढ़ाते हैं कि आप टाइम पे सोते हो, अगर 9 बजे सो रहे हो तो आपका 2 घंटे बाद आपका मेलेटोनिन इंक्रीज होना शुरू होता है 100%। और जैसे 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 आपका मतलब फर्स्ट रे ऑफ सन आती है तो आपका मेलेटोनिन फिर से आपका दूसरे कंपाउंड में आपका बनने लगता है, तो वही आपका स्लीप साइकिल आपका रेगुलेट करता है। तो मोस्ट ऑफ पीपल्स क्या करते हैं कि जैसे मोबाइल स्क्रीन टाइम होगा तो वो मेलेटोनिन में कन्वर्ट नहीं होगा और आपका स्लीप साइकिल अगले दिन डिस्टर्ब हो जाएगा। आप अगले दिन आप हैवी फील करोगे और लो मूड्स एंड फैटिग फील करोगे, और मूड चेंजेस बहुत सारे होंगे, फिर आप मतलब कहीं भी फोकस नहीं कर पाओगे। बहुत कम टाइम में आपका मूड चेंज होगा और मेंटली आप खुद को हार्श कर दोगे कुल मिला के। दैट्स वाई स्लीप साइकिल को बैलेंस रखो, और स्लीप साइकिल डायरेक्टली इफिशियंसी को मैटर करती है, कि जितनी आप अगर सही में साइलेंट स्लीप किया ना आपने, 4-5 घंटे का अगर साइलेंट स्लीप लिया, तो आपकी इफिशियंसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली डबल हो जाएगी। नॉर्मल लेवल पे देखें तो डबल ही हो जाती है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और फिजिकल लेवल पे भी बहुत सारे स्लीप के अपने बेनिफिट्स हैं। तो आप चाहते हो कि फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग रहो, तो स्लीप को कभी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। और बर्नआउट और मेंटल फटीग को कैसे अवॉइड किया आपने? क्योंकि बहुत सारे सोते ही इसीलिए हैं कि बर्नआउट कम कर दें। तो आपका बर्नआउट कम करने का, मेंटल फटीग को कम करने का क्या ऑप्शन था, क्या करते थे उसके लिए आप? मैं बाहर घूम के आ जाता था और दोस्तों के साथ चला जाता था, कभी छत पे चला जाता था। ऐसे अब मैं खुद को टाइम देता था तो मेरा एक बैलेंस हो जाता था। बैलेंस हो जाता है, लेट्स क्लियर। तो और खुद को टाइम देना बहुत जरूरी है। 100%। बर्नआउट, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि बर्नआउट और फटीग वो फील करने लगते हैं तो क्या करते हैं, मोबाइल पे इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाते हैं, उनको अच्छा लगने लगता है, लेकिन एट द एंड वो खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं और फिर से वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे वो थे। और बर्नआउट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो तो डोपामिन रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से उनको एक शॉर्ट टाइम अच्छा फील हो रहा है कि यार चलो रील देख लिया। लेकिन उसी जगह जैसे भाई बोल रहा है कि घूमने चले जाते थे, तो इनका फिजिकली तो ये सही हो ही रहे, क्योंकि घूमने से वो फिजिकली, इमोशनली और सोशली भी स्ट्रांग हो रहे हैं, और बर्नआउट भी कम हो रहा है। इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। या फिर आप सो भी सकते हो अच्छे से, साइलेंट स्लीप ले सकते हो, नैप ले सकते हो, पावर नैप, तो उससे भी बर्नआउट बहुत कम हो जाता है सोने के बाद। दैट्स ग्रेट। जैसा कि आप सराउंडिंग में देखते हैं तो आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो आपको अच्छा गुड फील करवाती है। दैट्स ग्रेट। अब बात करेंगे डॉक्टर साहब अपन जो पेपर लीक हुआ और जो सिस्टम के क्वेश्चंस हैं, और इवन जो स्टूडेंट है उनके भी क्वेश्चंस हैं। तो पेपर लीक कंट्रोवर्सीज ने जो हॉनेस्ट स्टूडेंट थे, जो रियली में मतलब अपना टाइम दे रहे थे, हॉनेस्ट प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके माइंडसेट को, उनकी मेंटेलिटी को कितना अफेक्ट किया पेपर लीक ने?
बच्चा पेपर देने के बाद एकदम फ्री हो जाता फ्री हो जाता, हाँ। है, और जैसे ही 10 दिन हुए उसको पता चला कि पेपर लीक हो गया, पेपर दोबारा होने जा रहा है, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ेगा वो तो आप खुद समझ सकते हैं। अपन खुद समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ड्रॉबैक है अपने सिस्टम का कि सिस्टम ड्रॉबैक और कह सकते हैं आप, क्योंकि एक पहले तो वो थ्रू आउट द जर्नी मेंटल फटिक रहता ही है उसका। जैसे वो एग्जाम देता है तो उसको यूं लगता है चलो यार ये फटिक तो हटा, मेंटली थोड़ा सही हो जाता है। लेकिन ऐसे फिर अगर पेपर लीक होते रहे तो उनका मेंटली बहुत ज्यादा फटिक हो जाएंगे, और वो रियलिटी में जो स्टूडेंट डिजर्व करता ना मेडिकल सीट, अगर वो सेकेंड चांस में नहीं हुआ तो उसका मेंटल फटिक क्या हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मतलब खुद को भी हार्म कर सकता है, इवन सोसाइटी को भी हार्म करेगा वो, क्योंकि उसको पता था कि यार फर्स्ट पेपर मेरा अच्छा गया लेकिन सेकंड पेपर मेरा अच्छा, भगवान से यही गुजारिश है, इवन यही एनर्जी है मेरी खुद की कि नहीं हो ऐसा। लेकिन एक ऑप्शन तो होता है ना, क्योंकि हर चीज को देखने के नजरिए बहुत सारे होते हैं। अपन दो नजरिए से देख रहे हैं कि अच्छा हुआ दैट्स ग्रेट, नहीं हुआ तो वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि वहां से भी मेंटली वो आदमी बहुत वीक पड़ेगा और फैमिली को भी हर्ट होगा अगर वो सेलेक्ट नहीं हुआ तो वो प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहता है। दैट्स ग्रेट। क्या सिस्टम में जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी थे जिनका पेपर सही नहीं गया, उनका तो कॉन्फिडेंस अपग्रेड किया होगा। तो जो होनेस्ट स्टूडेंट थे उनके बारे में क्या बताना चाहोगे? यस, काफी हद तक इन्होंने कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ 720 मार्क्स लाए हैं, 100%। तो उनकी तो प्रोबेबिलिटी बनेगी ना अगले पेपर में कि वो कितना स्कोर कर पाएंगे। तो वो 720 से आके आप स्लिप होके आपका लो मार्क्स पे आ जाए तो उनकी, हाँ, क्योंकि उनको तो एक्सपेक्टेशन रहेगी कि यार आई डिड ग्रेट इन दैट पेपर। उनका फेलियर नहीं है, उनका फेलियर नहीं है, दैट्स सिस्टम फेलियर, दैट्स सिस्टम फेलियर। जैसे जैसे अपने कोचिंग में भी रहता है रैंक वाला सिस्टम, तो रैंक के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं? क्योंकि जो रैंक्स होता है वो स्टूडेंट को प्रेशराइज भी करता है बहुत टाइम, है ना, मेंटली डिस्ट्रॉय भी कर देता है बहुत सारों को। लेकिन वो स्टूडेंट उसको किस वे में ले वो आप बता सकते हो? यस, रैंक का काम होता है कि आपको आपकी पोजीशन का रूबरू करवाना। हाँ, तो रैंक को इस हिसाब से लेना चाहिए कि आप किस पोजीशन पे हैं आप, और आपको क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, आपको आगे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे आप मार्क्स बढ़ा सकें, आपकी प्रिपरेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सके, इसी पॉजिटिव वे में आपको रैंक को लेना चाहिए। आप ये नहीं कि आप दूसरों को पीछे रखो और आपकी रैंक, दैट डजंट मैटर। आपकी जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि फाइनल एग्जाम ही आपका मैटर करती है, फाइनल बैटल नीट है आपका। दैट्स ग्रेट। जैसे कि अपने इंडिया में जैसे कोटा की बात करें, कोटा के बाद फिर सीकर हो गया टॉप पर, तो ये इंडिया में जो कोचिंग कल्चर है वो स्टूडेंट्स के लिए ब्लेसिंग है या फिर बर्डन? फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू तो ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को बोलते हैं ना कि स्पून फीडिंग, तो स्पून फीडिंग जैसा काम है कोचिंग कल्चर का। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इजी है और पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी इजी है। तो ये बर्डन को कम करता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, कम टाइम में आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। तो एक कोचिंग कल्चर बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन मैं इसको बर्डन मानता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जैसे स्टूडेंट है, मान लो कोई फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है लेकिन उसमें सेम टैलेंट था, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच पाया जहाँ उसको जाना चाहिए, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाया। तो सिस्टम में ऐसा होना चाहिए कि स्कूल लेवल पे आप उसको कोचिंग वाला इन्वायरमेंट दो, तो जाके मतलब एक्चुअल जो कंपटीशन है स्टूडेंट्स का कि कौन डिजर्व करता है वो वहाँ से पता चलेगा। तो इवन सिस्टम को ये इस बात पे फोकस करना चाहिए कि स्टूडेंट जो नीट हो गया, जेईई हो गया, इवन यूपीएससी हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, तो इनकी कोचिंग का जो बेसिक होता है वो स्कूल में भी पढ़ाना चाहिए। एक कोर्स चलना चाहिए अलग से कि कोई स्टूडेंट फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, या फिर मान लो जैसे गर्ल्स की बात करें तो उनकी फैमिली नहीं छोड़ती है उनको बाहर के लिए। जैसे नॉर्मल जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है वो सोचती है कि मैं गर्ल्स को नहीं भेजूंगी कोचिंग, बाहर नहीं भेजूंगी, तो उनके लिए भी वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा कि स्कूल में आपको सेम एजुकेशन जो कोचिंग में मिल रहा है वो मिल रहा है स्कूल में, तो उससे आपके बोर्ड एग्जाम भी क्लियर हो जाएंगे
साथ साथ में आपकी कोचिंग के साथ सिलेक्शन भी ले सकते हो आप। तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का। और इवन कोचिंग तो एक ब्लेसिंग ही होती है, क्योंकि फाइनेंशियली आप स्टेबल हो या नहीं हो, लेकिन चाहते हो कि आप यार उस कम समय में अपने लाइफ को अपग्रेड कर पाओ, तो आपको करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उस स्टूडेंट पे। दैट्स ग्रेट। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो मार्क्स के चक्कर में लाइफ को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? आपको हर एक्टिविटीज़ में आपका रोल रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि 24 घंटे कोई पढ़ाई करके सिलेक्शन ले सकता है, ऐसी ये कोई डिक्टम स्टेटमेंट या कोई एक रूल नहीं है। तो आपको एट द सेम टाइम आपको एंजॉय करते रहना चाहिए। आपकी एक्टिविटीज़ करनी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए, जैसा कि जिससे कि आप कम बर्डन फील करें, आपके मेंटल प्रेशर थोड़ा कम हो और आप प्रोडक्टिव बन पाए। दैट्स ग्रेट भाई। तो कभी आपके, जैसे आपके पापा एक टीचर है ना, कभी रैंक के रिलेटेड आपके पापा ने कभी प्रेशराइज किया आपको? नेवर नेवर। मेरे पापा ने तो कभी ये भी नहीं बोला है कि बेटा तेरे को करना ही है, तेरे को ये करना ही पड़ेगा, तेरे को एमबीबीएस करनी पड़ेगी, तेरे को डॉक्टर बनना ही है, ऐसा कभी उन्होंने प्रेशराइज नहीं किया। उन्होंने मेरा ओपिनियन जाना और मुझे क्या चाहिए, मेरी कैपेसिटी कितनी है, बस उसके हिसाब से मैं चला। बाकी कोई प्रेशराइज कोई दिक्कत नहीं। और प्रेशराइज स्टूडेंट्स को प्रेशराइज करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सुसाइडल टेंडेंसी रखते हैं स्टूडेंट्स और एक गिल्टी फील करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स के लिए एक हार्मफुल ही है। हाँ, अपने जो भी है बच्चे से पूछ लेना चाहिए कि आप किस में बढ़िया कर सकते हो, आप वो करो। लेकिन बहुत सारे सिनेरियो में क्या होता है डॉक्टर साहब कि अपने बहुत सारे निखर जाते हैं प्रेशर में और बहुत सारे बिखर भी जाते हैं, है ना। ऐसे एग्जांपल अपनों ने भी देख रखे हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, कि बहुत सारे स्टूडेंट की फैमिली ने बोला कि बेटा तैयारी कर ले, और वो चले गए तैयारी करने, और उन्होंने अच्छा किया अपनी लाइफ में। जैसे डॉक्टर मीर सोलंकी, है ना, उनका थोड़ा बहुत था वो रुझान उधर करना है मेरे को, लेकिन थोड़ा बहुत था, पूरी तरह से नहीं थे, लेकिन उनकी फैमिली ने उनको भेजा। आज वो एसएन मेडिकल कॉलेज में, जोधपुर के एक प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है ना, बहुत सारों को सपना भी होता है, तो वहां तक पहुंच पाए। तो यही बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे प्रेशर में बिखर भी जाते हैं और बहुत सारे निखर भी जाते हैं, लेकिन प्रेशर इतना दो कि वो सामने वाला हैंडल कर पाए उसको। बैलेंस प्रेशर होना चाहिए। एकदम सही बात बता रहा है। और ये बात देवन ने बताई कि बहुत सारे प्रेशर्स में बिखर जाते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स में निखर जाते हैं। तो ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन डिफर। एक साइकेट्री में एक मॉडल होता है बायो साइको सोशियल मॉडल या। तो वो मॉडल ये कहता है कि बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी और साइकोलॉजिकल और सोशल वल्नरेबिलिटी। तो वो डिसाइड करती है कि आप किस टाइम पे आपका मेंटल डिस्टर्बेंस होगा, आप किस टाइम पे आप साइकेट्रिक प्रॉब्लम से जूझ सकते हो। यस, जूझ सकते हैं। तो एक थ्रेशोल्ड रहता है हर किसी थ्रेशोल्ड होता है हर चीज का। हर किसी आदमी का एक थ्रेशोल्ड रहता है, उस थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड वो बोलते हैं ना मेंटल स्थिति उसकी गड़बड़ा जाती है। वेरिएबल तो थ्रेशोल्ड ऐसा होता है कि उसकी ऐसा होता है कि एक तो बायोलॉजिकल थ्रेशोल्ड और उसके एक्सपीरियंसेस, ठीक है। या तो अगर एक पर्सन को ले तो उसका बायोलॉजिकल थ्रेशोल्ड इतना रहेगा, यानी कि इतना जल सकता है वो। किसी का बायोलॉजिकल थ्रेशोल्ड इतना रहेगा, वो इतना जल सकता है। तो उसकी बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी उतनी रही, और एंड में आपका जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस है वो इतने हैं। तो अगर बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी इतनी है तो उसको इतना सा थ्रेशोल्ड देने की जरूरत है, और वो मेंटल स्थिति उसकी बिगड़ जाएगी। और किसी की बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी इतनी है तो उसमें बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी आ चुकी है, लेकिन आपको इतना थ्रेशोल्ड और चाहिए कि आप उसकी मेंटल स्थिति उसको बिगड़ सके। तो सबका अपना अपना थ्रेशोल्ड होता है कुल मिला के, कि बहुत सारे उस प्रेशर को झेल जाते हैं क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड ज्यादा है, और बहुत सारे का थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है तो उसको झेल नहीं पाते हैं, तो फिर वो उसको माइंड में सुसाइडल
पेरेंट्स के रिलेटेड माइंडसेट बिगड़ जाता है उसका कि यार मेरे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। इवन जो उसको करना था वो भी नहीं कर पाता लाइफ में। दैट्स ग्रेट। तो आपके फादर जैसे टीचर हैं, तो उनका आपके उनका गाइडेंस कितना मतलब इम्पैक्टफुल रहा आपकी लाइफ में, मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने में? वो नहीं होते तो और कुछ भी नहीं हो सकता था। हाँ, क्योंकि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत सारी चीज़ों में, फाइनेंशियली तो है ही है, फाइनेंशियली सबकी फैमिली फाइनेंशियली तो strong सपोर्ट बनना करती चाहिए, है सब करती है। और सबको सपोर्ट करती है। हम्म, तो एक फाइनेंशियली, इमोशनली और सारे तरीकों से मेरे को फ्री रखा है फैमिली ने, इसलिए फैमिली का बहुत बड़ा रोल है यहाँ तक आने में। बहुत ही एक आइडियल फैमिली की तरह इनकी फैमिली है कि कभी मतलब स्ट्रेस का मूड रहता ही नहीं माइंडसेट में कि स्ट्रेस में रहना है। स्ट्रेस है तो वो चाहेंगे कि निकल जाए यार, छोटी चीजें हैं हल्के में ले लेते हैं। तो लाइफ में ना आपको जब भी लगे ना कि यार स्ट्रेस आ रहा है, तो उसको इतना हेवी मानो ही मत। उसको ये बोलो तो इतना बहुत लाइट है यार, तू चल जा भाई, उस टाइप से। क्योंकि लाइट चीजें होती है वो बहुत जल्दी आती है, बहुत जल्दी चली जाती है। हेवी चीजें होती है ना, उसको टाइम लगता है आने में भी और जाने में भी। तो वो चीज़ें, तो इनकी फैमिली बहुत ही अच्छी फैमिली है, सपोर्टिव है। और पेरेंट्स से मेरा भी यही गुजारिश है कि अपने स्टूडेंट जो भी बच्चा हो उस पर कभी भी मेंटली बर्डन नहीं देना आपको। क्योंकि मेंटली अगर आदमी फ्री रहेगा ना तो बहुत अच्छा करेगा लाइफ में। दैट्स ग्रेट। तो आपकी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, आपके भैया का, आपके मम्मी पापा का, भाभी का, और सब ने मतलब मेंटली आपको एक सपोर्ट ही दिया। फाइनेंशियली आपके पापा ने सपोर्ट किया ही है और मेंटली आपकी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया आपका, तो जाके आप इस मुकाम पर आ पाए। क्या पेरेंट्स अननोइंगली कभी आपको प्रेशर किया हो, मान लो किसी चीज को लेके, तो आपके उस टाइम रिजल्ट्स कैसे आए होंगे? जैसे होता है ना, कोई सिचुएशन आती लाइफ में, तब पेरेंट बोलते हैं यही करना है तेरे को, और आपको लगता है कि नहीं यार ये गलत है, तो उस वैसे सिचुएशन में तो रिजल्ट सही आते हैं या गलत आते हैं? वैसे तो ऐसा कभी अभी तक तो कोई मौका नहीं आया, लेकिन ऑब्वियसली रिजल्ट तो खराब ही आएंगे आपके। 100% राइट। ओके। और अपनी जर्नी में अपने फ्रेंड्स का भी बहुत रहता है योगदान। ऑब्वियसली तो जो आपके फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने आपकी स्ट्रगल में कितना सपोर्ट किया? बोलते हैं ना कि जैसी संगति वैसी सोच। हम्म। तो आपको ऑब्वियसली शुरू से टीचर्स बोलते हैं कि आपको ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाना है जो प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिव। तो उसी फ्रेंड सर्कल में रहना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत सीखते हैं और आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो एक गुड फ्रेंड सर्कल का होना बहुत ज़रूरी है। अ, आप मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं और आप कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं। दैट्स ग्रेट। तो जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस टाइम आपको एक टाइम आता है, पहले जो भी सक्सेस होता है उससे पहले उसको एक लोनली वाला फेज आता ही है, लोनलीनेस वाला। वो फेज आपकी लाइफ में आया था कि नहीं आया था? यस, ऑब्वियसली मैं पहली बार कोचिंग करने सीकर गया था, तो पहली बार मैं घर से बाहर निकला था, तो मैं एक एक दिन गिनता था कि मैं घर कब जाऊंगा, घर कब जाऊंगा। एक होती है ना तड़प सी होम होती है कि सिकनेस, हाँ, होम सिकनेस, मेरे को होम सिकनेस थी। तो ऐसा लगता था कि अगले दिन ही कोचिंग गए और लगने लगा कि यार मुझे तो घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो बहुत सारी समस्याएं आई, उनका सामना करना पड़ा और अंत में तो उसको कैसे फेस किया आपने? मतलब क्योंकि मैं खुद एज ए नवोदयन, मैं खुद हॉस्टल गया तो भाई मैं बहुत रोया है ना। तो उसको कैसे फेस किया आपने? मतलब किसने मोटिवेट किया, या फिर घर पे बात की? ऐसा कुछ मोमेंट रहा होगा ना घर वालों ने या कभी फिर आपका अपना मोटिवेशन कि नहीं यार मैं कुछ अचीव करने आया हूँ और मैंने जो डिसीजन लिया है वो प्रूव करना है कि सही है भाई? घर वालों ने कभी फैमिली प्रेशर तो नहीं आने दिया, ये तो सबसे बड़ी एडवांटेज रहा यस आपने। एडवांटेज है। और एट द सेम टाइम घर वाले बोलते थे कि घर पे क्या रखा है, घर पे तो फिर आ जाएंगे, फिर एक साल की तो बात है। हाँ, एक दो साल की बातें हैं, उसके बाद घर ही रहना है। आपको क्या करना है, घर का खाना खाना, घर पे मौज करना, ये करना वो करना। तो वो चीजें आपको याद आती थी कि चलो यस, यार घर वालों ने ये बात बोली है, तो मतलब थोड़े दिन और रुक जाते, थोड़े और मेहनत कर लेते हैं, इतना दूर आए हैं तो मेहनत करके ही जाएंगे, इतना लेके जाएंगे जिसके लिए आए हैं। तो एक आपका गोल के
डायरेक्शन में आपका जो प्रोग्रेशन हो वो आपका बढ़ा देती है। हाँ, वो ये कि अपने माइंड को मतलब अपन बोल दें कि चलो नहीं यार आज निकल करते हैं, जैसे अपन टालते हैं सबकॉन्शियसली, वैसे ही अपन बोल देते हैं चलो आज नहीं, फिर कभी चल देंगे घर। जो भी अभी हॉस्टल लाइफ ज्वाइन कर रहा है ना, उसके लिए बेस्ट है कि माइंड को ऐसे डिस्ट्रैक्ट करो उसको कि अरे यार एक दिन और कर लेते हैं यार फिर चलेंगे ना। जैसे अपन टालते हैं ना कि आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ते हैं, वैसे ऐसा बोलना चाहिए आपको कि कल चलेंगे परसों चलेंगे, पापा आएंगे तब चलेंगे, भैया आएंगे तब चलेंगे, दिवाली आएगी तब चलेंगे। जैसे अपन इंतजार करते थे ना कोचिंग में कि दिवाली आएगी न भाई 10-5 दिन की छुट्टी पड़ेगी न जाएंगे, तो वो दिवाली की आस में वो मतलब लास्ट फेज तक पहुंच जाता था, है ना। दिवाली हो गई, होली हो गई, तो वो चाहिए अपनों को, मतलब माइंड को एक ऐसा स्पेस दो कि वो आगे सोचे नहीं उससे कि यार दिवाली आएगी तो अपनी छुट्टियां भी पड़ेगी, अपना नुकसान भी नहीं होगा और ये काम भी हो जाएगा। तो ऐसा बहुत प्रो लेवल पे मतलब अपना माइंड सपोर्ट करता है उसमें, फिर नहीं तो अदरवाइज तो माइंड खुद एक प्रो लेवल पे सोचता है यार ये बना रहा है अपनों को, तो उसको ऐसे बना सकते हैं अपन, उसको एक प्लेजर दे सकते हैं भाई, जैसे दिवाली आएगी मौज कर लेंगे अपन पूरा। दैट्स ग्रेट। तो अब भाई की मेडिकल जर्नी के बारे में देखेंगे। मेडिकल कॉलेज में गए तो मेडिकल कॉलेज का जैसे बीआरडी एमसी मेडिकल कॉलेज में भाई पढ़ रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा था आपका वहाँ? फर्स्ट डे पे जाने के बाद ऐसा लगा कि एकदम नए हैं नए हैं, और हाँ। एकदम डर सा माहौल था कि अब क्या होगा, एकदम मेरे लिए तो नया है। जब मैंने फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। तो जब पहली बार डिसेक्शन हॉल में गया तो मैं एकदम से डर गया था, क्योंकि वहाँ पे एकदम कैडेवर पड़े रहते हैं और एकदम रियल आपकी अपर लिम्स, लोअर लिम्स ये ला के रखते हैं। तो एकदम से आप नए फेस में एंटर करते हैं, तो वो एक प्रेशर रहता है और कहीं ना कहीं वो प्रेशर धीरे धीरे मोटिवेशन में कन्वर्ट होता जाता है और आप उसको अपने दैनिक जीवन में आप उसको ढाल लेते हैं। दैट्स ग्रेट। जैसे कि मेडिकल कॉलेज की जो सोशल मीडिया वाला है ना, वो रियल लाइफ जैसी होती है और उसकी रियलिटी अलग होती है। रियलिटी इट्स डिफरेंट, अलग ही होती है उसकी। जो एक्चुअल में दिखता है वैसा होता नहीं है, कभी नहीं होता क्योंकि उसके बिहाइंड बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़ता है उस डिग्री को अचीव करने के लिए। हाँ, वो गाना प्ले लगा सकते हैं अपन जिद्दी वाला कुछ भी, लेकिन आपको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है अपने आप को, सब्जेक्ट को, उस एग्जाम को, तो जाके आप वहां तक पहुंच पाते हैं। तो एमबीबीएस लाइफ ज्यादा ग्लैमरस थी या एग्जॉस्टिंग? चल ही रही है एमबीबीएस लाइफ अभी तो। अभी तक तो बहुत एक्साइटिंग चल रहा है। जो भी है एवरीथिंग एक्साइटिंग, सब कुछ नया है और एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है सब कुछ करने की। आपको एक क्या बोलते हो, कौन सा मतलब एक फील्ड चूज करने की, उस फील्ड में जाने की, आपको क्या बोलते हैं, सिद्ध मतलब आपका एम यस एम बोल सकते हैं कि अगर किस फील्ड में जा रहे हैं, आपका एम है कि उस फील्ड में कुछ करना है, उसके रिलेटेड है। हाँ कुछ भी एड ऑन कर दे कट कर देंगे तो। हाँ टारगेट, हाँ टारगेट, जस्ट स्पीक। टारगेट सेट कर लो। हाँ, तो एक जर्नी जो है वो आपका टारगेट सेट कर रही है कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपका किस फील्ड में आपको जाना है आगे का। क्योंकि बोलते हैं कि अपनी जो स्पेशलिटी की जो ब्रांच होती है वो आपकी वाइफ होती है, तो आपको उसके साथ पूरी जिंदगी आपको उसके साथ रहना है। हाँ। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको पता चल जाता है कि मेरे को किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में वर्क करना है। जस्ट केयर इट आउट, केयर करो और सीखो उससे जितना सीख सकते हो, क्योंकि रहना तो उसमें ही एयरएंड में लाइफ टाइम उसके साथ ही रहना है। तो अच्छे से रहो और सीखो और एंजॉय करते रहो। दैट्स ग्रेट। तो जो एमबीबीएस की लाइफ होती है ना, वो नॉर्मल एवरेज इंसान की लाइफ होती है उससे अलग होती है थोड़ी, है ना। तो उस लाइफ में स्टूडेंट ज़्यादा सीखता है या फिर एवरेज लाइफ में ज़्यादा सीखता है? ऑब्वियसली उस लाइफ में ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि वो लाइफ आपके लिए बहुत बिजी लाइफ, बहुत हेक्टिक लाइफ रहती है। तो आपको नए नए केसेस मिलते हैं, आपको नया नया कुछ सुनने को मिलता है, तो एक डिफरेंट वर्ल्ड है उस चीज़ का। और हॉस्टल का भी कुछ अलग ही सीन रहता है अपने मेडिकल कॉलेज में। तो वो हॉस्टल लाइफ ने आपको क्या सिखाया ऐसा कुछ एक्साइटिंग? जब मैं यस, हॉस्टल लाइफ बहुत फनी होती है एमबीबीएस में।
और हॉस्टल लाइफ, जब मैं 11th-12th में जब नीट की प्रिपरेशन में हॉस्टल में था, और जब मैं अपने मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में आया, तो एकदम एक डिफरेंट लेवल का जो होता है ना, एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। जब एमबीएस के हॉस्टल में आप जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत चिल चल रहा होता है, और एक रिफ्रेशिंग फील होता है दोस्तों के साथ। तो एक दोस्त आ रहा है, अपने रूम में बैठ के जा रहा है, सुकून सा है, मतलब Yes. सुकून मिलता है बहुत कि एक आपको घर की याद तो बिल्कुल नहीं नहीं वाली आती है। आपको। हाँ, सुकून लगता है कि चलो एक फैमिली मिल गई, यस, क्योंकि एक फैमिली टाइप रहता है, और वहाँ पे 100 लड़के रहते हैं, 150 लड़के रहते हैं, तो आपको हर एक के पास बैठो, नया फील करो, कुछ नया सीखो उससे, और That's- अच्छा लगता है, एक फैमिली टाइप लगता है। अच्छा, तो जैसे कि भाई आई टाइम तो आ ही गया डॉक्टर बनने का, है ना। डॉक्टर लग बहुत कम समय में आपके आगे लग जाएगा। तो डॉक्टर बनने के बाद लाइफ जो आप जो बन गए डॉक्टर, आप देखते होंगे प्रोफेसर्स हो गए, इवन मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर बनने के बाद लाइफ इजी हो जाती है या टफ? वो आपके ऊपर है। आपने अगर शुरू से ही चूज कर रखा है तो आपको वैसी लाइफ जीनी पड़ेगी। और डॉक्टर एक पैशन है, तो आपको उस पैशन के हिसाब से चलना चाहिए, आपको उस पैशन में जीना चाहिए। हाँ, किसी को बिजी रहना अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली उसके लिए तो अच्छा ही होगा एक डॉक्टर बनना। तो ओके, अब लास्ट में डॉक्टर साहब ओपन करेंगे, आपको जो लाइन होगी ना उसमें केवल सिंगल में आंसर देना, यस और नो, और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन, है ना। तो क्या फेलियर एक्चुअली सक्सेस का हिडन पार्ट होता है? ऑब्वियसली फेलियर को कोई देखता नहीं है। फेलियर को कोई नहीं देखता है, फेलियर हिडन को पार्ट। कोई नहीं देखता है। जब आप सक्सेस होते हो तो आपकी बहुत सारी प्रशंसा की जाती है, आपके स्टेटस स्टोरीज लगाई जाती है, लेकिन जब फेल होते हो तो आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। तो ऑब्वियसली एक फेलियर तो हिडन पार्ट होता है। आप उससे सीखते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सक्सेस, सक्सेस की क्या वैल्यू होती है, आप फेलियर से सीख सकते हैं। फेलियर से सीख सकते हो, दैट्स ग्रेट। आपके अकॉर्डिंग जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है उसकी क्या रियल डेफिनेशन हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? सक्सेसफुल बहुत सारे वे में आप सक्सेसफुल कह सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली कोई कहाँ से पढ़ के आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई क्या पढ़ा है, तो एट द एंड वो सेम जगह पे ही आके मिलता है आपको। तो और सक्सेसफुल की डेफिनेशन ये कि आप कितना चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, आप कितना चीज़ों को जीते हैं, तो वो एक सक्सेसफुल। हाँ, उस जर्नी से आप कितना सीखे, Yes. और जो आपने नॉलेज लिया वो कितना आप इम्प्लीमेंट कर पाए सोसाइटी में, Yes. और सोसाइटी को कितना वो आप Benefit डायरेक्टली है। एंड डायरेक्टली बेनिफिट कर पाए, वो होता है आपका रियल सक्सेस रियलिटी में देखे तो। अदरवाइज तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है सक्सेस के रिलेटेड। दैट्स ग्रेट। जो जैसे यंग जनरेशन है उसके ऊपर अगर आप प्रेशर डाल रहे हो तो वो आपको मेंटली वीक करेगा या स्ट्रांग? आज की जनरेशन के साथ जेन जेड की बात करें तो, जेनजीज को नहीं, प्रेशर तो बिल्कुल नहीं डालना। क्योंकि आज की जनरेशन प्रेशराइज करोगे तो वो पूरी तरह से काम बिगड़ ही जाता है और वो अच्छा नहीं कर पाएंगे उनकी लाइफ में। दैट्स ग्रेट। डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाए। डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएंगे। सोशल मीडिया वैलिडेशन डेंजरस है या नहीं है? ये तो यूज करने वाले के ऊपर है कि सोशल मीडिया आपके लिए हार्मफुल है या फिर आपके लिए बेनिफिशियल है। कोई अच्छी तरीके से यूज करता है तो उसके लिए बेनिफिशियल है, और कोई अलग तरीके से यूज कर सकता है तो उसके लिए एक अलग तरीका है। तो एक यूज करने वाले के ऊपर डिपेंड यूज करने वाले। जो पेशेंस होता है ना, धैर्य, उसकी रियल सुपर पावर क्या है आपके अकॉर्डिंग? मतलब पेशेंस, जिस बंदे के पास पेशेंस है वो रियलिटी में ज्यादा अचीव करेगा लाइफ में, या? पेशेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में। पेशेंस ही आपका डिसाइड करता है कि आप आगे कितना आगे जाएंगे और क्या अचीव कर सकेंगे आप। पेशेंस। क्योंकि द वर्ड पेशेंस, यस, उसको आप कोरिलेट कर सकते हो एक पेशेंट से, क्योंकि पेशेंट होता है वो कितना इंतजार करता है कि मैं ठीक हो जाऊं। वैसा ही आपको भी अगर सक्सेसफुल होना है अपने फील्ड में तो उसकी तरह इंतजार होना चाहिए कि यार कोई मेरे को प्रोसेस दे रहा है, मेडिसिन दे रहा है, इंजेक्ट कर रहा है, तो जैसे वो पेशेंट पड़ा रहता है ना, इंतजार करता है कि यार डॉक्टर अच्छा इलाज करेंगे तो मैं सही हो जाऊंगा, तो वो ये पेशेंस कि आप उस प्रोसेस को देखो कि यार टाइम तो लगता है, और धैर्य इतना होना चाहिए कि सामने वाला भी सोचे कि यार काश यार ये 5 मिनट और रुक जाता तो मैं इसका सपोर्ट कर पाता।